तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारा भारत और भारत के 16 जनपद के बारे में। देखिए ये 16 जनपद पर क्या किया गया है, भारत की चर्चा है और इस जनपदों के कहा गया है अखंड भारत के लिए दिया गया। तो कुल कितने जनपद हैं? 16 जनपद। भारत के 16 जनपद में कहा गया ये जनपद का जो सिलसिला था यह ईसवी से पूर्व की सिलसिला को जनपद कहा जाता था और इसमें 16 जनपद थे, जिसमें 6ठी शताब्दी से पूर्व के इतिहास अभी हम देखेंगे। अखंड भारत कहा गया। अखंड भारत में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ये सारे का एक स्थान होता था जिसे जनपद कहा जाता था। तो आज हम देखते हैं 6ठी शताब्दी से पहले अखंड भारत कहा जाता था। इसमें द्वितीय महाजनपद क्या कहा गया? द्वितीय महाजनपद के लिए 16 खंड इसे क्या किया गया? 16 महाजन में 16 महाजनपद या 16 खंड भारत क्या किया गया था? 16 खंड। अब इसमें कहा जाता है महाजनपद प्राचीन काल के प्रशासनिक इकाई होता था। प्राचीन काल के प्रशासनिक इकाई जहां राज्य में सेना या सेना के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं या बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे, ये सब यहाँ रहा करते थे। तो इसे क्या कहा गया? जनपद, महाजनपद। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल, इसका उत्तर वैदिक काल कुछ जनपद की जानकारी और इसके साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। प्रमाण में क्या कहता है? जिसका जीवन अवधि 600 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व तक था। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक क्या था? इसके जीवन अवधि था। भाषा, अब भाषा में क्या कहा गया है? सांस्कृतिक और प्राकृतिक, ये दो बातों पर कहा गया है। एक था सांस्कृतिक और दूसरा प्राकृतिक। ये दो भाषाओं का उस समय बहुत ज्यादा विश्लेषित किया गया था। अब कहते हैं वैदिक काल। देखिए वैदिक काल के शासन व्यवस्था कैसी थी? तो एक गणराज्य थी या राज्य शासित, यानी राज्य के राजा के अधीन था। ठीक है, गणराज्य और राजतंत्र, जो राजा के अधीन होता है उसे राजतंत्र कहा जाता है। तो इसके अधीन थे ये। अब क्या कहते हैं आगे? अब कहते हैं तो उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल में कहा गया कि इस समय उत्तर प्रदेश के पूरब वाला हिस्सा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, ये दोनों जो सटता है बॉर्डर लाइन जिसको कहिए, तो बॉर्डर लाइन में क्या होता था? लोहे, अस्त्र, शस्त्र इत्यादि अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग होता था। मतलब एक केंद्र होता था, हब होता था, यानी लोहे का हथियार वहां बनाए जाते थे, लोहे के, और लोहे एकदम अच्छे शस्त्र बनते थे। तो लोहे अधिक होने के कारण वहां लोहे के परिस्थिति केंद्र बन गया, जिसके कारण लोग यहाँ आते थे, अस्त्र शस्त्र और एक से एक हथियार बनाए जाते थे। तो इसलिए परिस्थिति केंद्र किसको कहा गया? तो उत्तर प्रदेश के और पूर्व वाला हिस्सा, बिहार के पश्चिम वाला हिस्सा। अब लोहे और हथियार से अच्छे प्रदर्शन कर पाते थे, लोहे और हथियार के अच्छे प्रदर्शन कर पाते थे, इसलिए क्या कहा जाता है? ये परिस्थिति केंद्र बन गए थे। और यहाँ पर योद्धाओं एक से एक बड़े अच्छे कर्तव्य दिखाया करते थे। कर्तव्य क्या दिखाते थे? बहुत अच्छे दिखाते थे। ठीक है, जिसके कारण वह क्या बन चुका था? एक हब बन चुका था। ठीक है, वही क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी भाषा जहां चली जाती है, सिवान हो गया, गोपालगंज, इस तरह के क्षेत्र में हो जाता है, बक्सर, भोजपुर, ये सब उसके सटे हुए क्षेत्र में आते हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भोजपुरी भाषा भी वर्तमान में ज्यादा चलती है। अब कहते हैं तो ये भूमिका। अब कहते हैं कि इसके लोहे का प्रयोग अधिक होने के कारण खेती का आसान तरीका हो गया। खेती बिल्कुल आसान हो गया था, क्योंकि लोहे से खेती बहुत अच्छा, कुदाल हो गया, हल बैल हो गया या विभिन्न प्रकार के साधन हो गया, जिससे बहुत अच्छे से खेती हो जाने लगा और एक से एक हथियार और औजार का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण खेती भी बहुत आसानी से होने लगा था। इस समय हथियारों की होड़ हुई और कबीले और जनपद में लोग विश्वास करने लगा कि अब हमें जरूरत कबीले और जनपद की है, जिसके अधीन हम रहेंगे और क्या करेंगे? काम करेंगे। उसके अधीन रह करके काम करेंगे तो क्या होगा? हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए लोग कबीलों में और जनपद में रहने के लिए खुद ही क्या हो गए? अधीन हो गए। अब कहते हैं कबीला क्या होता है? तो पहले देखिए कबीला का मतलब होता है, यहाँ दिया है कबीला। कबीला का मतलब समझिए टोला। ठीक है, इसके बाद टोला से बढ़ेगा तब दो चार को टोला मिल जाएगा तो कथी बन जाएगा? वो गांव बन जाएगा। ठीक है,
चाहे 5 गो गांव मिल जाएगा, 6 गो 7 गो 10 गो 20 गो गांव मिल जाएगा, तो वो कथी बन जाएगा, प्रखंड बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे गांव टोला से मिलकर बना गांव, और गांव से मिलकर बना थाना, थाना से मिलकर बना जिला, और जिला से मिलकर बना राज्य। ठीक है, तो उसी तरह से कबीला से मिलकर बना ग्राम, और ग्राम से मिलकर बना जन, जन जिसको हम थाना कहेंगे, और थाना से जन से मिलकर बना जनपद, जनपद मतलब जिला कहेंगे, और जनपद से मिलकर बना महाजनपद, महाजनपद मतलब वो राज्य, वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। तो टोटल कितने राज्य यानी कितने महाजनपद, तो 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद में हम देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के जो राज्य है इसमें 8 गो जनपद हुआ करते, यह सबसे ज्यादा पानी, और उत्तर प्रदेश में 8 जनपद हुआ करते थे। इसके बाद कहता है बिहार में कितने जनपद, तो बिहार में 3 जनपद हुआ करते। ठीक है, इसके बाद कहा राजस्थान में मात्र 1 जनपद, राजस्थान में मात्र 1 जनपद था। मध्य प्रदेश में कितने जनपद, तो 1 जनपद कहा गया। इसके बाद दक्षिण भारत में कितने जनपद, 1 जनपद कहा गया। इसके बाद उत्तर भारत के बाहरी क्षेत्र जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर नेपाल, भूटान, पहाड़ी क्षेत्र, इधर कह लीजिए म्यांमार, ये सब के क्षेत्र जो आता है, या उधर कह लीजिए श्रीलंका, सब भारत के आउटसाइड बाहर वाला क्षेत्र, तो इसमें कितने जनपद थे, 2 जनपद थे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 8 3 11 1 12 13 14 और 2 16, कुल कितने जनपद हो गए, 16 जनपद। तो ये 16 जनपद के बारे में देखें और जाने। पहला में दिया है गंधार। ठीक है, ये गंधार जनपद हुआ। गंधार जनपद यह तक्षशिला के क्षेत्र में वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान, यह रावलपिंडी या पेशावर का क्षेत्र जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा में दिल है कंबोज। कंबोज इसको कहेंगे हाटक या रायपुर। ठीक है, राजपुर दिल है राजौरी या हाजरा के क्षेत्र में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मत्स्य या मत्स्य यह क्या है, विराटनगर। विराटनगर का तो यह पड़ता है राजस्थान के जयपुर के समीप, यह राजस्थान का क्षेत्र है। मात्र एक ही मत्स्य जो विराटनगर या राजपुर के समीप था, जो राजस्थान के क्षेत्र में है। अब आ जाते हैं, मत्स्य हो गया। मत्स्य के बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को उस समय कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली, और क्या कहेंगे, यह इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता। इंद्रप्रस्थ जो आज हमारा दिल्ली है, उस समय वह इंद्रप्रस्थ हुआ करते थे। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के मैदान जो आज पानीपत का मैदान है, वह कुरुक्षेत्र का मैदान उस समय में हुआ करता था। हरियाणा में है ना कुरुक्षेत्र यानी पानीपत का मैदान, एक समय था कि वह क्या था, कुरुक्षेत्र के मैदान। आज हम पानीपत के मैदान कहेंगे, कहते हैं पानीपत, सोनीपत, पानीपत, और उस समय में हुआ करता था कुरुक्षेत्र का मैदान। ठीक है, महाभारत जब हुआ था। अब कहते हैं यह दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है सूरसेन। सूरसेन कहाँ है, यह मथुरा है। मथुरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। अगला आता है कौशल। कौशल बोले तो श्रावस्ती। ये क्या है, श्रावस्ती, फरीदाबाद या गैंडा या बहराइच, ये सारे के सारे कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश यूपी के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके बाद कहते हैं पंचाल। देखिए पंचाल है तो अहिछत्र या कपिल लय, ये दोनों कहाँ पड़ता है क्षेत्र, तो इसको कहेंगे पंचाल। यह भी यूपी का क्षेत्र में आ जाता है, जिसे बरेली, बदायूं या फरीदाबाद, ठीक है, फरुद्दाबाद, ये तीनों क्षेत्र में आ जाता है। कौन, जिसे हम पंचाल कहेंगे। पंचाल उस समय का पंचाल, आज का क्या होगा, बरेली, बरेली, बदायूं, फरुद्दाबाद, यूपी में पड़ता है। इसके बाद चेंदी। चेंदी देखिए, चेंदी वर्तमान के क्या बन चुका है, शक्ति। उस समय चेंदी या शक्तिमती, वर्तमान में यह बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह बुंदेलखंड भी कहा, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जनपद, महाजनपद कहा, उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, 16 जनपद। ठीक है, अब कहते हैं तो चेंदी हो गया। इसके बाद वत्स्य या वज्जी, यह कौशाम्बी के क्षेत्र है। कौशाम्बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद कहिए या मिर्जापुर कहिए। ठीक है, इलाहाबाद, मिर्जापुर या कौशाम्बी के क्षेत्र में आ जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कहेंगे मल्ल। मल्ल कहाँ है, तो मल्ल भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मल्ल उसे कहते हैं कुशावती, क्या कहा जाता है, कुशावती या कुशीनगर। ठीक है, यह देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, देवरिया का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसे मल्ल कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद कहेंगे अस्मक। अस्मक यानी पाटक।
ये क्या है, गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र में है। यह मात्र दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है जो इसमें क्या कहा गया, अस्मक। यह दक्षिण भारत का था। यह कहाँ का, दक्षिण भारत के क्षेत्र था। अब कहेंगे अवंती। देखिए ये अवंती का क्षेत्र क्या है, अवंती का क्षेत्र। अवंती का क्षेत्र क्या है, फैजना, फैजान या महिष्मती, फैजान या महिष्मती का क्षेत्र। इसमें क्या कहा गया, देखिए फैजान या महिष्मती का क्षेत्र यह मालवा के मध्य प्रदेश, क्या कहेंगे, मालवा या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आ जाते हैं। कहा, मध्य प्रदेश। कौन था, अवंती। उज्जैन, क्या पड़ता है, उज्जैन या महिष्मती। फिल्म भी है महिष्मती, ठीक है, एक महिष्मती, बहुत अच्छा फिल्म दिया है, ठीक है। तो वहां आज भी धरोहर देखने को उस तरफ से मिलता है। अवंती के क्षेत्र मालवा का मध्य प्रदेश में आता है। अब कहता है एक वज्जी। वज्जी बोले तो यह क्या है, 14वां जनपद। इस वैशाली का क्षेत्र, इसे वैशाली, विदेह या मिथिला, ये तीनों कहां पड़ता है, तो ये विदेह, वैशाली, मिथिला, ये सब बिहार का है। आगे देखिए, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों बिहार के क्षेत्र आ जाता है, जिसको हम वज्जी कहते हैं। बिहार में 3 गो जनपद है। बिहार में कितने जनपद है, 3 जनपद। तो एगो वज्जी है, अंग है, मगध है, ठीक है। पूरे भारत के 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद तो मगध हुआ करते थे। मगध जो कि बिहार था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया गया था, ठीक। तो अंग, अंग कहा, चंपा। यह इसके कौन कौन क्षेत्र आ जाते हैं, तो इसमें भागलपुर, मुंगेर, ये बिहार का क्षेत्र था। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र वर्तमान में जो है वह उस समय का अंग प्रदेश हुआ करते थे। अंग देश के राजा कौन थे, तो दानवीर कर्ण को बनाया गया था। जो अभी भागलपुर और मुंगेर हम कह रहे हैं, उस समय में यह अंग देश का राजा दानवीर कर्ण को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद कहते हैं मगध। तो मगध, मगध के गिरिराज या राजगिरी, यह पटना, गया, नवादा, बिहार का क्षेत्र, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा बना, ठीक है। उस समय तो ये मगध था, अंग देश के राजा और सबसे शक्तिशाली पावरफुल मगध जन साम्राज्य में यह कौन था, तो ये मगध था। तो ये आज हम 16 जनपद के बारे में जाना। जनपद क्या होता है, कबीला क्या होता है, महाजनपद, जनपद, ग्राम, ये सारे के सारे देखा। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जनपद हुआ करते थे। बिहार में 3 गो, राजस्थान एक अकेलौता था, मध्य प्रदेश एकलौता था, दक्षिण भारत एकलौता था, और भारत के बाहर सटे हुए ये 2 जनपद थे। तो इस तरह से हमने आज 16 जनपद को जिरह किया है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसके साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और इसे समझिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इंडियन हिस्ट्री में मैंने हर्यक वंश से लिया हूँ। तो हर्यक वंश का क्लास मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। और आज हमने 2 वंशों को एक साथ लिया है, जिसमें एक आता है शिशुनाग वंश। क्या आता है, शिशुनाग वंश, और दूसरा आता है नंद वंश। तो आज हम 2 वंशों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यानी ट्रिक के साथ जब हम पढ़ते थे तो कहते हैं हसीन मसूक शाह, मतलब हसीन से या हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 वंश हो गया। इसके बाद कहा गया मसूक। मसूक का मतलब मौर्य वंश, शुंग वंश और कन्नौ वंश, 3 गो वंश हुआ। इसके बाद सतवान वंश आया, सातवान वंश। तो ये 7 वंश है। 7 वंश में आज हम 2 वंश को क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्या कहता है। तो पहला हर्यक वंश, और हर्यक वंश का क्लास पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब अगला वीडियो में है, तो आज इसका सेकेंड वीडियो है। तो इसमें है शिशुनाग वंश और नंद वंश पर आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। चलिए, ये परीक्षा की दृष्टि से है और ज़्यादा पूछा जाता है इस सबसे, कारण मौर्य वंश, नंद वंश, इस सबसे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, क्या है, शिशुनाग वंश पर देख लेते हैं। ये सब छोटा छोटा वंश है, तो इसमें ज़्यादा राजा नहीं हुए हैं। देखते हैं तो क्या कहता है शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश 412 से लेके और 334 ईस्वी तक हुआ था। 412 ईस्वी से लेकर के 334 ईस्वी के बीच में यह वंश चला था, जिसको शिशुनाग वंश कहा गया था। संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग इसके क्या थे, संस्थापक थे। राजधानी कहाँ बनाया था,
तो राजधानी पाटलीग्राम, इसने अपने राजधानी को पाटलीग्राम बनाया था, जो वैशाली में। पाटलीग्राम से बदल करके कहाँ ले गए थे? वैशाली। कौन? शिशुनाग। पहले पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी हुआ करते थे, लेकिन इसकी राजधानी को कहाँ ले गए थे? शिशुनाग, वैशाली में ले गए थे। ठीक है, तो वैशाली के तरह इसे क्या हम कहते हैं? इसका अधिकार क्षेत्र या अवंती अधिकार कहाँ? तो इसने अधिकार 2 शासक पर किया था, एक अवंती तथा वत्स्य राज पर। कितने पर किए थे? 2। एक अवंती तथा वत्स्य राज पर क्या किया था? इसने अधिकार कर लिया था। अब कहा गया शिशुनाग वंश। देखिए ये शिशुनाग है, और शिशुनाग का शासन काल का समय, तो इन्होंने अपने शासन में किस पर? तो बंगाल तथा मालवा के मैदान तक। कहाँ ले गया था? बंगाल तथा मालवा के मैदान तक ले गया था। कौन को? तो शिशुनाग वंश। इस वंश के अगला शासक कौन? कालाशोक कहा जाता है। अगला शासक किसको कहा जाता है? कालाशोक को। अब कहते हैं कालाशोक को। इसमें कहता है तो इसे गद्दी पर बैठा दिया गया। यानी अगर इस वंश का अगला शासक कालाशोक, जिसे क्या किया गया? मगध के गद्दी पर बैठाया गया था। अब कालाशोक के बारे में हम क्या कहते हैं? तो कालाशोक क्या बनाए थे? कालाशोक का कार्य देखिए। कालाशोक के कार्य कहा कि इसने राजधानी को परिवर्तन नहीं किया, राजधानी को पुनः कहाँ लेके आया? पटना। पहले वैशाली लेके गया था, वह उसको फिर से उठा के कहाँ ले आया? पाटलिपुत्रा में लाकर के स्थापित कर दिया। और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली को बनाया। दूसरी बार जो बौद्ध को संगीत दिया गया, तो उसे कहाँ बना दिया? वैशाली में बना दिया। इसके बाद कहता है यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक था। ब्राह्मण समाज के राजा या प्रथम संस्थापक तो किसको कहा गया? कालाशोक को कहा गया। लेकिन इसकी चर्चा क्या है? पुराण के अनुसार क्षत्रिय था। क्या है? पुराण में इनकी चर्चा क्षत्रिय से है, लेकिन यह क्या था? पेशे से ब्राह्मण था, इसलिए प्रथम ब्रह्म संस्थापक कहा गया। इसको ब्रह्म के संस्थापक कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ, नंदी वर्मन हुए थे। किसका? कालाशोक यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन हुआ था। नंदी वर्मन की हत्या महापद्मनंद ने किया था। ठीक है, महापद्मनंद ने किया था। यह एक शूद्र जाति के थे, शूद्र जाति के महापद्मनंद थे। और यह शिशुनाग वंश या नंद वंश के क्या थे? संस्थापक कहिए। शिशुनाग वंश नंद वंश के संस्थापक। शिशुनाग वंश को हटाया गया और यहाँ पर कौन वंश लाया गया? नाग वंश यानी नंद वंश की स्थापना हुआ। चलिए तो अब हम चर्चा कर लेते हैं किस पर? नंद वंश पर। देखिए ये नंद वंश है। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी में हुआ, और इसकी समाप्ति या कह लीजिए ये चला कहाँ तक था? 323 ईसा पूर्व तक। 344 से 323 ईसा तक चला था नंद वंश। जबकि वही क्या कहा गया? शिशुनाग वंश 412 से लेके 334 तक चला था। ठीक है, इसके बाद 323 ईसा पूर्व में नंद वंश के संस्थापक कहिए। नंद वंश के संस्थापक किसको कहिएगा? तब महापद्मनंद जाति से शूद्र थे, और शूद्र जाति में अच्छा योग्य हो जाना बहुत प्रलय वाली बात होती थी। और पहले जमाने में और जाति और चरम सीमा पर छुआछूत तो चरमो उत्कर्ष पर थी। इतना चरमो उत्कर्ष पर थी कि नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोग के सामने खड़ा होने का भी सामर्थ्य नहीं रखता था, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा या कहिए दुराचारियों से यह परेशान था। ठीक है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा क्या किया था? क्षत्रियों का संहार किया था। ठीक है, संस्थापक महापद्मनंद है, जाति के शूद्र थे, और इन्होंने सर्वक्षत्रक कहा जाता है। सर्वक्षत्रक का मतलब क्या होता है? जो क्षत्रियों को नाश कर दे उसे सर्वक्षत्रक कहा जाता है। जैसे इसको कहा गया क्षत्रियों के नाश करने वाले को क्षत्रिय नाशक कहा गया या सर्वक्षत्रक कहा गया। यह उपाधि धारण किया था। ठीक है, उपाधि धारण किया था, मतलब इसे भार्गव भी कहा जाता है। भार्गव यानी परशुराम। परशुराम ने शपथ लिया था कि मैं तब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस धरती को, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन न कर दूं। और गुरु परशुराम ने फरसा उठाया और पूरे धरती से क्षत्रियों का क्या किया था? नाश कर दिया था। क्योंकि एक क्षत्रिय राजा की कैकिया धरा सारे क्षत्रिय राजा को भोगना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ की हत्या एक क्षत्रिय राजा ने किया था। ठीक है, इसलिए वह संपूर्ण इस धरती से कहा क्षत्रिय जाति को ही क्या करेंगे? हम नाश कर देंगे। ठीक है, और वही उपाधि इसने धारण किया
यानी इसको क्या कहा गया, सर्व छत्रक कहा गया था। अब कहते हैं इस वंश की जाति, इस वंश की जाति जो था वह नाई था। कौन? नाई बोले तो हजाम जाति से, हजाम जाति से थे। ठीक है, नाई को पहले नापित कहा जाता था, तो ये नापित थे। कौन? तो यही इस नंद वंश के संस्थापक यानी नाई जाति से थे, इसे नापित कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत योग्य थे और इसे क्या कहा जाता था, नाई जाति में एकदम क्रूर शासक, महापद्मनंद को क्रूर शासक कहा जाता है। ठीक है, क्रूरता में। इसके बाद आ जाइए, अब क्या है, राजनंद। तो इसमें दिया गया है राजा नंद, क्या कहा गया, राजा नंद के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस। महापद्मनंद राजा, वो राजा थे और राजा के जो प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री पहले विचारकर्ता को बोला जाता था, जितना से सलाह मशवरा लेते थे, तो उसे क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था, अमात्य राक्षस। कौन था, अमात्य राक्षस। अब इसे कहेंगे अमात्य राक्षस के आदि, अमात्य राक्षस कि असली नाम जो था ना वह विष्णुगुप्त था। असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त के अंतर कहा गया और इसे प्रशासनिक प्रथम शासक के रूप में महापद्मनंद थे। ठीक, महापद्मनंद के अंतर्गत क्या रखा गया, केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन या विष्णुगुप्त प्रथम महापद्मनंद थे, यह केंद्रीय शासक के जनक इसको कहा गया। ठीक है, केंद्रीय शासक के जनक। अब कहते हैं, देखिए महापद्मनंद इस वंश के दौलत और धन संग्राही था, यूं कह लीजिए कि लालची था, बहुत ज्यादा यह लालची थे। इनको धन और दौलत की लालच बहुत ज्यादा मिलता था। धन दौलत की लालच ज्यादा मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता था, लालची कहा जाता था और धन संग्राही भी नहीं कहा जाता था। अब कहते हैं, तो देखिए इसकी चर्चा किसमें है, तो सबसे पहले इनके समय में एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री, महापद्मनंद इस वंश के धन दौलत को संग्रह करने वाला चीनी यात्री जिसका नाम हेनसोंग था। क्या नाम था, हेनसोंग। यह हेनसोंग ने आया और क्या कहा, महापद्मनंद के विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। ठीक है, और कहा कि यह कैसे चलता है, क्या है, और इसके क्रूरता और इसके बारे में लिखा, बताया। लेकिन इस वंश में भी इससे भी क्रूर शासक हुए। ठीक है, क्रूर, यहाँ अराजकता की अब होने लगी। अराजकता मतलब एक तरह से लोग, जनता उगने लगे। ठीक, राजधानी किसको बनाया था, महापद्मनंद ने पाटलिपुत्रा को ही रहने दिया। द्वितीय शासक कौन आया, पांडुक आया। द्वितीय शासक पांडुक बना, लेकिन इनको क्या कहा गया, भार्गव। द्वितीय शासक पांडुक बना और इनको क्या कहा गया, भार्गव। किसको, महापद्मनंद को। यह अवतार किसका था, परशुराम का अवतार था, जिन्होंने केवल क्षत्रियों को नाश करना जानते थे। ठीक है, इस वंश के समय राजनीति एकदम शक्तिशाली हो चुका था। कहाँ का, मगध का। पूरे आर्यावर्त में, अखंड भारत में सबसे शक्ति राजनीति में वर्चस्व, शक्तिशाली ज्ञानी, प्रचंड विद्वान सब कहाँ हुआ करते थे, तो मगध में हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा विद्वान सब कहाँ है, अमेरिका में, और उस समय कहाँ हुआ करते थे, भारत में। और भारत में किसका, मगध साम्राज्य में, क्योंकि यह सबसे बड़ा था। और इसमें क्या था, इसमें राजनीति का तो दाव पेच बहुत ज्यादा चलता था। ठीक है, तो इसे राजधानी का केंद्र कहा जाता था। अब आ जाते हैं, तो इसका पहला शासक कह लीजिए। पहला शासक के रूप में क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलता था। देखिए पहला शासक में आता था पहला शासक राजधानी के अंतर्गत रखे जाते थे, इसके कहा गया पहला शासक। इस वंश की राजनीति शक्ति क्या थी, चरमो उत्कर्ष पर थी, चरमो उत्कर्ष पर, जिसके कारण कहा गया यह विंध्याचल की पहाड़ी। पहला शासक गंगा के दक्षिण अतिक्रमण को हटाया और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक यह पताका लहराया था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक पताका लहराया था। यह कालीन की जीत और एक क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कौन बना, धनानंद। और आ गया अब धनानंद, और धनानंद इतना क्रूर और निर्दयता में यह बहुत ज्यादा ही अव्वल हो चुका था। निर्दयता इसकी चरमो उत्कर्ष पर थी, किसकी, धनानंद की। ठीक है, तो आज धनानंद के बारे में देखते हैं। यह सबसे क्रूर शासक माना जाता था।
कौन? धनानंद, सबसे क्रूर शासक। यह लालची और धन संग्राही था धनानंद, लालची और धन, इससे ज्यादा मतलब लालची तो कोई था ही नहीं। और इनको बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रा पसंद था, हमेशा दारू तारू दारू पिएगा, मदरा रस पीता था, और हमेशा यह नाच देखता था, और इसे नाचने में बहुत ज्यादा आनंद आता था। यह नचनिया के साथ खुद नाचने लगता था। कौन? धनानंद। इसे नाच देखने में, नाच करवाने में बहुत ज्यादा आनंद आता था। किसको? धनानंद को। ठीक है, धनानंद। और वह एक तरह से कहा जाए ढिंढोरा पिटवाता था, डिगडिगिया बजवाता था कि पूरे राज्य में कि जो जो जिसको नाच अच्छा आता है वह राजमहल आए पधारे और नृत्य का प्रदर्शन करे, नृत्य का प्रदर्शन करे, महाराज उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। अब पहले तो गरीबी ज़्यादा था तो लोग कीमत की वजह से चल जाता था, लेकिन जाने के बाद वहाँ पता चलता था कि नृत्य में अगर कोई उसको हरा देता था, नृत्य करता तो था, 10 गो 20 गो 50 गो के झुंड में एक बार नाच नृत्य शुरू हुआ, और नृत्य शुरू हुआ तो वही में से 5 गो 7 गो छटाता था, और 5 गो 60 गो मतलब जो काफ़ी ज़्यादा देर तक नृत्य कर सके। उस सब के साथ धनानंद की क्या होती थी? नृत्य होती थी। लेकिन नृत्य में अगर धनानंद हारता था, जो स्त्री धनानंद को हरा देता था, उनको मुँह मांगी रकम मिलता था। ठीक, लेकिन जिससे धनानंद, और जब धनानंद जिसको हरा देता था उसको सजाए मौत मिलती थी। तो इसलिए बहुत से लोग तैयार ही नहीं होते थे, क्योंकि यह पुरुष थे, और पुरुष के सामर्थ्य बल ज़्यादा होता है, नृत्य करने की क्षमता ज़्यादा देर तक होती है। तो इससे क्या होना पड़ता था? इससे ज़्यादातर लोग हार ही जाते थे। और इसके शासनकाल में अराजकता की लड़ाई होने लगी, एक दूसरे को लालच और इस जनता पर क्रूरता अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे धनानंद। तय के बाद क्या होता? ऑर्केस्ट्रा से फुर्सत मिलता तो कभी कभार वह राजकाज में ध्यान देता था। वह घोड़े के जगह इंसान से रथ खिंचवाता था। एक रथ में 4 गो 5 गो इंसान को कहता था, चलो रे मेरा रथ को कोई घोड़ा नहीं खींचेगा बल्कि इंसान खींचेगा। ठीक है, बाकी सेना जितना है वो घोड़ा से चलो, लेकिन मैं जो चलूंगा जिस रथ से, उस रथ को घोड़ा नहीं खींचेगा। कौन खींचेगा? इंसान खींचेगा। ठीक है, और उस रथ को कौन खींचते थे? इंसान खींचते थे। ठीक है, तो इस तरह से वह क्रूरता था। ठीक है, धनानंद किसी के और नीचे जमीन पर तो पांव रखता ही नहीं था। इसका बहुत विशाल काय सेना था, क्योंकि मगध साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। तो विस्तार करने वाला बिंबिसार हुआ, अजात शत्रु हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या कहे, ये उदयन हुआ, इस सब जैसे महापद्मानंद हुआ, शिशुनाग हुआ, इतने ज़्यादा बड़े बड़े योद्धा सब आए, और इस सब मगध को बहुत ज़्यादा विकास किया। और इसको बनी बनाई संपत्ति किसको मिला? धनानंद को मिला। इसकी विशालतम सीमा को देख करके, सेना को देख करके सिकंदर तो हक्का बक्का रह गया। कहा कि सेना है कि समुंदर है, हमको तो कोई था नहीं लग रहा है। किसी को सेना या समुंदर पता चल रहा है, हमको तो सेना पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है कि ये तो समुद्र है, किधर से हम प्रवेश करें और किधर से अटैक करें। किधरों से अटैक करेंगे तो किधर से हमको पता नहीं है, क्योंकि इसको घेरना तो मुश्किल ही है। क्योंकि इतनी बड़ी साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना को देख करके सिकंदर क्या हो गया? नतमस्तक हो गया था। लेकिन भयभीत थोड़ा सा हुआ था, ज़्यादा नहीं। भयभीत उसे किया था कौन? गेट पर आ गया था उसका एक रोकने वाला, सिकंदर को रोकने वाला पोरस। ठीक है, वह पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र भारत के सरजमीन पर रोक दिया था। कौन? पोरस। और वह 2 साल तक उससे युद्ध किया था। एक छोटे से साम्राज्य के राजा और उतना बड़ा विश्व विजेता सिकंदर को छोटे से साम्राज्य के राजा सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर युद्ध कैसे जीती जाए, और सोचने पर विवश कर दिया, जिसको बड़े बड़े राजाओं को सिकंदर ने यूं झुका दिया और कहा कि वह 16 साल में सिकंदर युद्ध करने के लिए मैदान में उतरा तो था, लेकिन वह रहा नहीं। यूँ कह लीजिए 59 में उनका जन्म हुआ और 23 में मर गया। तो यूँ कह लीजिए 59 में जन्म हुआ और 23 में इनकी डेथ हो गई। तो कितने साल तक रहा? तो कहिए 6 और 3 36 साल तक। कितने साल तक रहे? 36 साल तक वह मात्र जिंदा रहे थे। अब 36 साल में उन्होंने तलवार का उठाया था तो पहली लड़ाई जीता था। क्या? तो 16 साल की उम्र में वह पहली लड़ाई जीता था, और 20 साल तक वह युद्ध में भाग लिया, और इसके बाद 20वीं साल में उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर पर हम अलग से वीडियो पर पढ़ेंगे, तब तक हम इसको देख लेते हैं।
कौन? धानानंद को देखने। चलिए, धानानंद यह सबसे क्रूर शासक था, यह लालची और धनानंद धन संग्राही था। सिकंदर के आक्रमण के समय यह नंद वंश शासक चरमोत्कर्ष पर था और इसके शासक धनानंद थे। ठीक है, धनानंद। अब धनानंद वे ऐसा धनानंद जिसको चाणक्य जैसा व्यक्ति उसके दरबार में गया था तो उसको झोंटा पकड़ करके, टिकी होता है ना, वह बाल को पकड़ करके सिखा। पहले टिकी को बड़ा, ब्राह्मण लोग जो होते थे वह सिखा को इतना मोटा में रखते थे और उसे गिड्ढा बांध कर रखते थे, बाल बड़ा रखते थे, तो उसको टिकी पकड़ करके बाहर कर दिया था। ठीक है, किसको? चाणक्य को। यह गुरु जी थे, इसको अपमान करके बाहर भेजे थे। हालांकि किसी भी, कोई भी हो, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो गुरु को इन्होंने क्या किया था? सिखा पकड़ के, यानी चोटी पकड़ के बाहर फेंकवा दिया था, जिसके कारण कहता है कि तुमने मेरी शिखा खोली है। आज ये खुले शिखा की शपथ लेकर मैं कसम खाता हूं कि पूरे मगध साम्राज्य से जब तक धनानंद को उखाड़ न फेंकूंगा, जब तक इस वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं आज के बाद कभी शिखा नहीं बांधूंगा। और उसका शिखा हमेशा क्या रहने लगा? तब से खुला के खुला रहने लगा। ठीक है, तो ये चाणक्य हो गया। चाणक्य। अब आ जाते हैं चाणक्य के बारे में। इनकी गिनती, इनकी नीति के कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। सिकंदर, चाणक्य ने अपने आप को होशियारी या बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। कहा धनानंद तो हमारा घर का दुश्मन है, लेकिन सिकंदर अभी विदेश से आया है, हमें पहले किसको भगाना होगा? सिकंदर को भगाना होगा। चाणक्य को हम देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? बाद में देखेंगे। अभी हमको किसको भगाना है? किसको? सिकंदर को। और तो जो कहते हैं, आज हम चर्चा करते हैं किसमें? तो भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, यानी ट्रिक बेस याद करेंगे। और ट्रिक में आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो ये टोटल 7 वंश आते हैं। सातों वंश के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो हम सातों वंश के अंतर्गत देखेंगे। तो पहला में क्या क्या आता है? मौर्य वंश, यानी क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीनों वंश का क्लास मैंने पिछले वीडियो में दे चुका है। और अभी चर्चा हम करेंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश से पहले जो आता है, तो छोटे छोटे साम्राज्य से मिलकर बना हुआ शक्तिशाली का केंद्र मगध वंश बना था। और उस समय मगध, जब सिकंदर भारत पर टपा था, तो उस समय मौर्य वंश का शासन नहीं बल्कि नंद वंश का शासन था। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं फारसी आक्रमण। फारसी आक्रमण, फारस से आए हुए थे सैनिक। तो उस समय देखिए, मगध एक शक्तिशाली और राजनीति का केंद्र हुआ करता था। मध्य में मगध की रानी, सीधा तौर पर कहिएगा बिहार। ठीक है, अब कहिएगा यह छोटे से साम्राज्य को जीत करके बड़ा साम्राज्य बना था। हड़प करके, जीत करके, छल कपट करके, और राजनीति का केंद्र बन चुका था ये। ठीक है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस ने किया था, जो हकमनी वंश के शासक थे। कौन वंश का कहिएगा? हकमनी वंश का। यह हकमनी वंश के शासक थे। ठीक है, इस वंश के शासक डेरियस थे। कौन थे? डेरियस थे। ठीक है, इसने गंधार और कम्बोज पर क्या किया था? आक्रमण करके उसे जीत लिया था। किसको? गंधार और कम्बोज को आक्रमण करके इसे जीत लिया था। ठीक है, यह फारसी सामान को लाया था। फारस से आए हुए सामान क्या था? फारसी सामान। उस सामान को भारत में ला करके बेचा करते थे। ठीक है, आगे के बाद कहिएगा अहकमनी वंश के अंतिम शासक के रूप में डेरियस तृतीय था। कौन? डेरियस तृतीय। यह भारत के अंतिम शासक में से माना जाता है। ठीक है, सिकंदर के द्वारा इस वंश का अंत कर दिया जाता है। जब सिकंदर आया था तो डेरियस को क्या किया था? यानी युद्ध हुआ था सिकंदर की सेना, यानी यूँ कह लीजिए मेसोडोनिया की सेना। सिकंदर मेसोडोनिया के रहने वाला था। और हकमनी वंश के शासक कौन थे? तो हकमनी वंश के शासक में आ जाते हैं यही डेरियस तृतीय। ठीक है, इसका कमान इसके हाथ में था। ठीक है, डेरियस तृतीय का एक सेनापति हुआ करता था। उस सेनापति का नाम था मोरसिस। ठीक है, मोरसिस, मोरसिस इसका नाम था। कौन था? ये सेनापति था। क्या था? तो यूँ कहिएगा सेनापति, सेनापति। ठीक है, सेनापति था, या सिपह सालार कहिएगा। सिपह सालार मतलब होता है जो परामर्श देता है, प्रधानमंत्री कहिए। ठीक है, तो ये डेरियस का था। किसका था? डेरियस का था। ठीक है, जब सिकंदर आया तो इतना आक्रामक और क्रूर शासक था ये।
कि इन्होंने किसी को नहीं देखा और सीधे मौत के घाट उतारने लगा, वो बच्चे, बूढ़े और हर तरह की व्यवस्था। यानी सिकंदर एक तरह से जालिम इंसान में से एक कहा जाए। ठीक है, इन्होंने दुनिया का जीतने का सपना देखा था, पूरी दुनिया को। सिकंदर मात्र 8 देशों को जीता था और विश्व विजेता कहलाया था। ठीक है, सिकंदर सिकंदर के शासन फारस पर स्थापित हुआ था। स्थापित नहीं, जैसे सिकंदर युद्ध किया ना, तो डेरियस को हटा दिया, युद्ध में हरा दिया, एक ही तलवार में उसके सर धड़ से अलग कर दिया डेरियस को, और डेरियस तो वहीं मर गया। इसके बाद उसके पुत्री से विवाह कर लिया सिकंदर। पुत्री का नाम रेक्सोना था। सिकंदर द्वारा डेरियस की हत्या के बाद एक ही तलवार से धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद नया वहाँ पर शासन किसका लगा दिया, तो सिकंदर द्वारा वहाँ पर शासन लगा दिया। अब मेसोडोनिया का शासन चलेगा, जिसको यूनानी शासन कहा गया। क्या कहा गया, यूनानी शासन कहा गया। ठीक है, यूनानी शासन के बाद अब आगे आते हैं, तो आगे आप देखिएगा ईरान आक्रमण। अब ईरान पर आक्रमण किए, यह द्वितीय आक्रमण यूनानी आक्रमण था। ठीक है, ईरान पर आक्रमण कौन किए थे, डेरियस वहाँ के राजा थे, और वहाँ पर आक्रमण किया था सिकंदर की सेना, और उसमें यूनान की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और डेरियस की सेना यानी ईरान की हार हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, सिकंदर के बारे में। सिकंदर थे कौन, दुनिया बहुत जानता है उसके नाम से, न जाने क्या क्या किए हैं दुनिया में, किए क्या नहीं किए वो तो ऊपर वाले जाने, लेकिन हम लोग को इतिहास में दिया है तो पढ़ते हैं। सिकंदर से क्वेश्चन रहती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और ऐसे भी। चलिए, तो हम देखते हैं सिकंदर यूनान के शासक था। सिकंदर यूनान कह लीजिए तो एक तरह से इसे मेसोडेनिया कहा जाता है। सिकंदर महान थे, सिकंदर इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है, यह एक मेसोडेनिया के शासक था, मेसोडोनिया। ठीक है, इनके पिता का नाम फिलीपींस था। कौन, सिकंदर के पिता का नाम फिलीपींस था। ठीक है, माता का नाम ओलंपिया। सिकंदर के माता को सिकंदर के पिता द्वारा जीत कर लाया गया था किसी साम्राज्य से। ठीक है, सिकंदर को माता को ओलंपिया को सिकंदर के पिता द्वारा फिलीपींस द्वारा जीत के लाया गया था। इस बात से ओलंपिया बहुत ज़्यादा जलती इसलिए थी क्योंकि ओलंपिया का कहना था कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे शादी करने का अधिकार मेरा होना चाहिए, न कि मैं कोई वस्तु हूँ जो मुझे कोई जीत ले। मैं कोई वस्तु नहीं जो मुझे जीत ले। और इसके कारण सिकंदर के पिता और ओलंपिया और सिकंदर के पिता फिलीपींस में कभी आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, और सिकंदर के पिता एक आंख से अंधे भी थे। एक आंख से अंधे मतलब कनाह कह लीजिए, तो ये कनाह थे। ठीक है, जिसके कारण मेसोडेनिया के शासक फिलीपींस को ओलंपिया पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो उसके सामने जब भी जाता तो कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग भेष बना के जाता जिससे फिलीपींस को खून खौल जाता और गुस्सा में एकदम आग बबूला रहता उसके सामने हमेशा। ठीक है, और फिलीपींस से वह कहता भी क्या कहता कि तुम इसी के लायक हो, मतलब अपना रूप को बदतर बदरूप बना लेती कौन, मैं ये फिलीपींस यानी ओलंपिया। वह तो थी बहुत सुंदर होने के कारण फिलीपींस ने उससे शादी के लिए ही उसे जीता था। ठीक है, और ले आया था अपने साम्राज्य में, उसके शादी करके रखा था, जिनसे एक पुत्र हुआ था सिकंदर। और ओलंपिया अपनी जादूगरनी थी, क्या थी, जादूगरनी, जादू टोना पर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास और घमंड भी था, किसको, ओलंपिया को। और यूस देवता इनका देवता था, यह किसने, यूस देवता को मानते थे। ठीक है, फिलीपींस अब आता है, अब देखते हैं तो ये फिलीपींस इनके माता और पिता के हैं। फिलीपींस की हत्या इनकी अपनी ही माता के द्वारा कर दिया जाता है, यानी सिकंदर की अपनी ही माता के द्वारा फिलीपींस की हत्या कर दिया जाता है। सिकंदर के माता द्वारा फिलीपींस सिकंदर के पिता को हत्या कर दिया जाता है खाने में जहर दे करके। ठीक है, उनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिकंदर को भी ओलंपिया ने हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर देता था ताकि उसका शरीर जहरीला हो चुका था। और उसे कोई जहर देता है तो अगर रोज जहर 1-1.5 जहर ज़्यादा पी लेंगे तो मर जाएंगे। तो इससे अच्छा ओलंपिया उस समय ज़्यादा मरने का साधन था नहीं, तो कहा जब भी कोई किसी को मारता था तो जहर से मारता था।
तो ओलंपिया ने सिकंदर को थोड़ा थोड़ा करके जहर डेली देने का काम किया करता था सिकंदर को, ठीक है। और सिकंदर का शरीर एकदम जहरीला हो चुका था, ठीक, एकदम जहरीला हो चुका था। ओलंपिया द्वारा उसको चूंकि रोज जहर कुछ ना कुछ मात्रा में दिया जाता था, ठीक है, खाने में, जिससे उसके कारण क्या हो चुका था, जहरीला उसका शरीर हो चुका था। यही कारण है कि उससे कोई भी सांप काटता, कोई भी कीड़ा काटता तो पहले कीड़े मर जाता था, सिकंदर को कुछ नहीं होता। या तो किसी को सांप से कटवा दिया जाता था या किसी के शरीर में जहर पिला दिया जाता था, लेकिन सिकंदर को कोई जहर पिलाता था तो कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उसके माता ने उसको पहले ही जहर पिला रखा था। और इतना जहर जो बार बार पिलाए, उससे ज़्यादा जहर ये तो पी ही चुका था। तो जहर पीने के कारण इनका शरीर का पूरा खून जहरीला हो चुका था सिकंदर का। तो आइए सिकंदर पर हम चलते हैं। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के यह शासक थे, ठीक है। अपने पिता की हत्या करने के बाद इन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और कहा कि तुम्हें उगता डूबता हुआ सूरज नहीं, उगता हुआ सूरज तक पहुंचना है। और उस समय उगता हुआ सूरज भारत को कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूरे में सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी दुनिया जिसको भारत कहा जाता था। तो इन्होंने भारत विजय करने का, फतह करने का सोचा था कि उगता हुआ सूर्योदय का देश भारत है। और जो भी शासक आए भारत को जीतने के लिए अथक प्रयास किए और वहाँ भी रहे, भी शासन भी किए थे। और यूं भी कहा जाता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कहा उस सोने की चिड़िया को तुम्हें भारत को जीत कर लाना है। इनकी माता ने इनको सपना दिखाया था, ठीक। सिकंदर को यह सपना दिखाया गया था। अब देखते हैं, तो सिकंदर मूल नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर के पत्नी का नाम रॉक्सिन या रॉक्साना, रॉक्साना कहिए या रॉक्सिन कहिए, इनके पत्नी का नाम था, सिकंदर के पत्नी का रॉक्साना या रॉक्सिन थे, ठीक है। रॉक्सिन, इनके पिता शारड्रायस थे। किसके पिता? सिकंदर के पिता शारड्रायस थे। शारड्रायस जिसको सिकंदर ने तलवार से धड़ को अलग कर दिया था, उन्हीं के पुत्री का नाम रॉक्सिन कहिए, रॉक्साना कहिए। उनसे ज़बरदस्ती सिकंदर ने भी शादी किया था। यह भी अपने पिता के हथकंडे को अपनाया था, ठीक है। और जिस तरह से पिता इनके साथ, माता के साथ बिहेव किए थे, उसी तरह से सिकंदर ने भी उसकी पत्नी, अपनी पत्नी के साथ उसी तरह से शादी किए थे। लेकिन ओलंपिया के तरह यह धोखेबाज नहीं थी। कौन? रॉक्सिन। जब शादी हो गया तो इनको अच्छे से मानने और चाहने लगी कि हाँ अब जो भी है वो तो मेरे पिता रहे नहीं, तो अब जो है वही के लिए सही है। और सिकंदर के साथ ही इन्होंने क्या, भारत तक भी आए थे, ठीक है। जब भारत आए थे सिकंदर, जैसे भारत आए थे सिकंदर, तो रॉक्स यानी सिकंदर को सिकंदर का जो, अब देखते हैं सिकंदर आए थे। सिकंदर एक तलवार लिया था। सिकंदर का दो खासियत था। पहला खासियत कि घुड़सवारी करने में निपुण था और घोड़ा को बगैर पकड़े हुए दोनों हाथ से तलवार वो चलाते थे एक साथ। उनको दोनों हाथ में तलवार होता था और घोड़ा को बगैर पकड़े हुए और अच्छे से एकदम तेज सवारी कर लेते थे और दोनों हाथ में साथ ही तलवार चलाते थे, ठीक है। सिकंदर का एक ही तलवार था और वह तलवार 16 साल की उम्र में उन्होंने उठाया था। और सबसे पहला 16 साल में एक राजा को, जो 5000 की सेना लेकर के सिकंदर से युद्ध करने गया था, और उस 5000 की सेना को सिकंदर ने मात्र 500 की सेना से उसे पराजित करके बंदी बना के लाया। और उस राजा को वह घोड़ा से बांध दिया था और बांध करके घोड़ा को दारू उरू पिला करके मदिरा पान करवा दिया और मैसेडोनिया के गलियों में दौड़ा दिया घोड़ा को। और वह घोड़ा 7 दिन तक लगातार दौड़ता रहा और उस शासक के शव को ढोता रहा पूरे गलियों में, और जहाँ भी जाता केवल बदबू ही बदबू उसके शरीर से, उस शासक के शरीर से निकलता था। इतना उनके साथ बर्ताव किया था। फिर उनके पिता ने युद्ध करके कहीं से लौटे थे तो उस घोड़ा को रोका और इसके बाद उस लाश को आज़ाद किया। और इसके बाद उन्होंने शासक को, सिकंदर को सलाह कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मैसेडोनिया को, मकडोनिया को तूने विदेशी चंगुल से आज़ाद कर दिया, बचा लिया हमरे रहते हुए में, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक राजा है और राजा को आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं,
ये कोई उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी राजा था और वो भी प्रजा के हितैषी था। आप उसे बंदी बना लेते, कारागार में डाल देते, ठीक है। रहम तो नहीं करते ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी सज़ा नहीं देना चाहिए था, ठीक है। ये क्रूरता की निशानी है और हमें नहीं, बस क्रूरता नहीं दिखलाना है, बस हमें ये दिखलाना है कि हम बस उसे जीतेंगे, ठीक है। हमें जीतना है, लेकिन क्रूरता के साथ नहीं। तो हालांकि इससे पता चलता है फिलीपींस दिल के अच्छे थे। सिकंदर भले ही दिल के जालिम थे, लेकिन उनके पिता दिल के अच्छे थे। इनकी माता का नाम ओलंपिया, जो दिल के मक्कारनी थी। मक्कार, अंदर से वह मक्कार थी, और उसी के तर्ज पर यानी उसके माता का सारा गुण सिकंदर में मिलता था। पिता का उसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता था, क्योंकि उसका शिक्षक भी कहिए तो ओलंपिया ही थी, और यूँ कह लीजिए। लेकिन वर्तमान का शिक्षक यानी कह राजनीतिक शिक्षक उनके कौन थे? तो अरस्तु। और सिकंदर के गुरुजी की बात होती है तो सिकंदर के गुरुजी अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु के गुरुजी कौन थे? प्लेटो। प्लूटो को, यह प्लूटो का नाम क्या है? अफलातुन भी कहा जाता है। प्लूटो का अफलातुन कहा जाता है। भारत में पहली मुलाकात जब सिकंदर भारत के सरजमी पर पहुंचा था, तो पहली मुलाकात किससे? तक्षशिला के राजकुमार किसके साथ? आम्भिक के साथ हुआ था। तक्षशिला के जो राजकुमार थे आम्भिक, उसके साथ किसका हुआ? सिकंदर का मुलाकात हुआ। और बगैर युद्ध लड़े हुए सिकंदर के सामने आम्भिक ने क्या किया था? उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी सिकंदर की। युद्ध से अच्छा होता कि जीते जी या मरते सही, लेकिन लड़ लेता, लेकिन लड़ा नहीं। आम्भिक ने स्वेच्छा से, जैसे सिकंदर की सेना उसके यहाँ पहुंचा तक्षशिला में, कम्बोज यानी कह लेंगे कम्बोज में, तो उन्होंने क्या किया था? यानी उसका शासन अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब सिकंदर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तक्षशिला को, ठीक है, तक्षशिला को राजधानी बनाया था, जो वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर राजधानी बनाया था। और इस समय वह पूर्ण भारत को जीतने की प्लानिंग करता है। लेकिन एक छोटका सा साम्राज्य के मालिक राजा सिकंदर को नाको तले सोचने पे मजबूर कर दिया था। लोहे के चना चबाने जैसा उसका हाल कर लिया था एक छोटका सा राज्य का राजा, ठीक। और सिकंदर उसी के भय से वहाँ से लौट गया कि जब भारत में एक व्यक्ति ऐसा है तो हो न हो अनेकों राजा है, और वो राजा कैसे होंगे। और उसके बाद जैसे उसकी सेना आगे बढ़ता तो बहुत बड़ा साम्राज्य का मार्ग रास्ता में आता था, जिसे नंद वंश के साम्राज्य धनानंद था। और धनानंद की सेना इतनी विशाल थी, जैसे कहा जाता ये सेना नहीं सागर है, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य बहुत बड़ा होता था, विशाल का है। कहा हम किधर से भी जाएंगे तो इसको घेर नहीं पाएंगे, और इतना बड़ा सेना के सामने तो हमको तो यह चुटकियों में घेर लेगा, लेकिन हम इसकी सेना को कभी नहीं घेर पाएंगे। और अगर हम युद्ध करने के लिए गए तो हमारी सेना को तो घेर करके पीट देंगे। अतः यहाँ से अच्छी है, और सेना भी वहाँ से लौटना ही भलाई समझा। दरअसल बात यो हुआ, पहले आगे चलते हैं, सिकंदर की पहले कुंडली देख लेते हैं क्या क्या कहा गया। सिकंदर अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। सिकंदर का विजय पताखा ईरान और अफगानिस्तान को जीत लिया। ईरान और अफगानिस्तान दोनों को जीतने के बाद वह भारत की तरफ कदम बढ़ाया था। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, ठीक, यानी पाकिस्तान था ही नहीं। तो ईरान और अफगानिस्तान अलग अलग था, लेकिन पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था। भारत में जैसे टपा तो उस समय कम राजधानी इसका तक्षशिला को बनाया आम्भिक के सहायता से, और हर गुप्त बात को आम्भिक ने सिकंदर के सामने प्रस्ताव के रूप में रखा, ठीक है। लेकिन सिकंदर के युद्ध पंजाब के राजा पोरस के हुआ, और यह पंजाब में झेलम नदी पड़ती है। इसके सामने युद्ध काफ़ी लंबा चला था, बहुत लंबा युद्ध चला था। और यह युद्ध इतना लंबा चला कि सिकंदर की 1/3 सेना को पोरस ने ख़त्म कर दिया था। 1/3 सेना को ख़त्म कर दिया,
और यह 3 साल लगभग कह लीजिए 2.5 साल तक यहाँ पर एक छोटका सा राज्य का राजा उसको उलझा के रख दिया। यानी जिस राजा के पास युद्ध करने जाता था उससे 15 दिन, महीना दिन, एक सप्ताह में उसे जीत लेता था और हर तरफ से उसे जीत करके घेर करके वहाँ सब कुछ कर देता था। लेकिन यह पोरस एक छोटका सा पंजाब का राजा ही था और इस छोटका सा सेना लेकर के उसको ऐसा जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया कि कहता है, सिकंदर कहता है कि हम लौटे, तुम्हारे साथ अगर दुश्मनी में इतना सीखे हैं, अगर हम दोस्त होते तो शायद आज हम कितना सीख पाते। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर जानता है तो ये दोस्त, ठीक है। दुश्मन और दोस्त में ये फ़र्क समझाया था सिकंदर और पोरस के बीच की दोस्ती और दुश्मनी। जब तक युद्ध किया एकदम अच्छे से किया और दोस्ती भी किया तो अच्छे से निभाया था। हालांकि सिकंदर पोरस का वह साम्राज्य लौटा दिया था, पोरस का साम्राज्य लौटा दिया था। कोई कहता है सिकंदर हारा था, कोई कहता है पोरस हारा था, लेकिन वास्तविक में पोरस ही पराजय किया था, हारा था। लेकिन हार के बाद वह साम्राज्य उसको गिफ्ट के तौर पर लौटा दिया, क्योंकि उसके पास सेना अब तो बचा नहीं था। जब पोरस अंतिम समय में युद्ध हारा था तो उस समय मात्र कितना सेना था पोरस के पास? मात्र अपने महल में रहने लायक 50 वो सेना बच गया था, मात्र 50 सेना। और 50 सेना तक वह लड़ता रहा था, ठीक है। और इतना विशाल काय सेना को पराजित कर दिया था, ठीक है। युद्ध काफ़ी लंबा लड़ा था और सिकंदर की सेना भी हार गई थी, लेकिन पोरस तब तक उसके साथ था, फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। सिकंदर लड़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन चाणक्य ने इनका सिकंदर का दवा अच्छा से किया था। चाणक्य ने क्या किया, एक उनका प्रिय शिष्य हुआ करता था, प्रिय शिष्य का नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यह है ना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, ठीक। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का सबसे प्रिय शिष्य था, ठीक। और यह प्रिय शिष्य ने सिकंदर को सेना में प्रवेश किया और इस सेना के साथ गुप्त बात सबको पता लगाता था कि कौन बीमार सब है, कौन कौन बीमार है, कौन अस्वस्थ है, ऐसे व्यक्तियों सबको पता लगाता था। और उसका इलाज करने के लिए कौन जाते थे? वैद्य चाणक्य जाते थे। और उसको क्या देता था? जौहर देता था, खाने में दवा देता था जौहर का, जिससे वह मर जाए, ठीक। और कहता था कि भारत देवताओं की भूमि है, देव की भूमि है, यहाँ पर नदी पार करके जो शिव भारत में जाएगा वह मर जाएगा, ठीक है, नदी पार करके मर जाएगा। और इस बात को अफवाह में फैलाया जाता था, अफवाह बहुत तेज होती थी, ठीक है। और कुछ कुछ सेना को मतलब सिकंदर के सेना में प्रवेश करके और कहता था कि इस नदी को जो पार करता है ना उससे वह मर जाता है, यह देव की भूमि है। तो कुछ कुछ सेना नहीं मानता था, कुछ सेना कहता हो सकता है। तो जो सेना नहीं मानता था ना तो कहता था ठीक है, रास्ता में जाता था और भूख लगता था तो जहर वाला दवाई था, खाना था, मिला उला करके उसको खिला उला देता था, ठीक। आए के बाद कहता था चलिए, नदी पार करके वही कात चल आए, चल जाता था, वही कात से लौट के आता था। तो एक बार गया, एक बार आया, ठंडा पानी लगा, एक तो ये हो गया। और दोसरका में 2 दिन 3 दिन रहा तो धीरे धीरे जहर खाई ले है से ओकर क्या होता था, एक दिन पार करने, एक दिन अगला दिन पार करके आएगा। तो 2 दिन हुआ, और 2 दिन हुआ जहर खैले, धीरे धीरे अटैक कर रहा है। 3-4 दिन के बाद वो पहुँचता था, यहाँ पहुँचा कि बीमार। अब जैसे बीमार पड़ जाता था, अब कहता था कि 4-5 दिन होता था तो जहर खा से मरिए जाता था। अब 4-5 दिन पहले कथी खैले पते नहीं रहेगा इंसान को, पता नहीं था। सिकंदर जबरदस्ती कहता था कि नहीं चलो पार करो, जो होगा देखा जाएगा। युद्ध तो करना चाहता था, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसकी सेना मना कर दिया, नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? तो भारत देवों की भूमि है, ठीक। और सिकंदर की माँ साथ में थी, सिकंदर के पत्नी साथ में थी, सिकंदर का तो सब कुछ साथ था, लेकिन उसके सेना का न माँ थी, न बहन थी, न पत्नी थी, कोई साथ नहीं था। और सेना कहता है कि इतने दिन से हम आपके साथ लड़ रहे हैं, मेरा घर पर क्या हुआ, मेरे पत्नी को क्या हुआ होगा,
मेरे बेटे को क्या हुआ होगा, यह कौन जानता है। मेरे बेटे को कोई मार दिया या जिंदा भी है, इस दुनिया में है भी या नहीं भी, मेसोडेनिया में वह किस तरह है, कौन जानता है। तुम तो अपने माँ और पत्नी को साथ लेके चल रहे हो, लेकिन मेरी माँ और पत्नी, बहन, बेटा, बच्चे सारे के सारे मेसोडेनिया में है, और वह किसके हवाले है तो ऊपर वाला जाने, ये उस देवता ही जाने। इसलिए सिकंदर से भी उसकी सेना सब नाराज और खफा होने लगे थे। सिकंदर ने दो सेना को लेकर चुना था, एगो सेलूकस था, एगो निकेटर था। सेलूकस और निकेटर, सेलूकस क्या था, थलीय सेना प्रमुख था, जलीय सेना, और निकेटर स्थलीय सेना प्रमुख था। ये दोनों मिलकर के उसके साथ एक हमसफर, सच्चा हमसफर की रिश्तेदारी निभाया था। सिकंदर का जो घोड़ा था ना, सिकंदर वो अपने प्राण से ज़्यादा वह घोड़ा को चाहता था। ठीक है, उस घोड़ा का नाम था क्या, तो घोड़ा का नाम देखिए, सिकंदर के घोड़ा का नाम है, यह है बुके फ्राल, ठीक है, ब्यूस फेरक, ये और क्या कहे तो बावका फल्ला, ये सब सिकंदर की सेना थी। वावका फल्ला इसकी सिकंदर की सेना थी। ये सारे सेनाओं ने मिल करके और क्या किया था, वहाँ के शासन को यानी सिकंदर को आगे बढ़ाया था। तीनों यानी घोड़ा कह लीजिए, और सफ़ेद रंग का घोड़ा एकदम, और इंसान की तरह वह व्यवहार करता था घोड़ा उसका। एक अपने जीवन का सबसे अहम भूमिका उसके साथ दिया था। सिकंदर के घोड़ा को मारने वाला पोरस था। ठीक, यानी सिकंदर जब घायल हो गया था ना, तो सिकंदर की घोड़ा ने पोरस पर हमला कर दिया था कि उसके मालिक को मार रहा है। घोड़ा बड़ा वफादार होता है, मालिक को मार रहा है, और इसके बाद क्या किया था, उसको घोड़ा को हमला कर दिया था। ठीक, जिसके कारण सिकंदर तो घायल था ही, पोरस ने एक भाला निकाला लिया और उस घोड़े को गला में भोंक दिया था, जिससे उसकी घोड़ा की मौत हो गई थी। और तय के बाद इसके बाद वह लौटा था। क्यों, ऐसा रीजन देखो, सिकंदर ने एक गेम चाल चली थी, और उस चाल में उसके माता को शिकार बना दिया था। यानी आम्भिक के द्वारा सिकंदर की यानी पोरस के माता को मरवा दिया था। ठीक, और कहा तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारी माता कहाँ है। आज तुम्हारी माता की देहांत हो चुका है, वो मर चुका है, तुम मेरे साथ युद्ध में व्यस्त हो, और मैं तब तक नहीं जाने दूंगा तुमको जब तक तुम्हारा माता मर न जाए। और उसकी माता मर चुका था, अब वह जाने के लिए आतुर था, तो जल्दी जल्दी में युद्ध निपटाने के चक्कर में उसको घायल कर दिया सिकंदर को। सिकंदर जब घायल हो गया तो घोड़ा हमला किया तो इसको रहा नहीं गया, और एक भाला उठाया, घोड़ा को गला में भोंक दिया। घोड़ा क्या हो गया, मर गया, घोड़ा मर गया। और इसके बाद पोरस की माता मर गई। अब पोरस अपने माता के पास गया, सिकंदर घोड़ा के पास बैठकर रोने लगा। कहता है बहुत ज़्यादा सिकंदर अपने घोड़ा के लिए रोया था। कोई भी सेना उसका मरा था ना, जिसके लिए वह उतना नहीं रोया था जितना वह अपने घोड़ा के लिए रोया था, क्योंकि वह बेचारा निर्दोष जीव अपने मालिक का निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, और बहुत ज़्यादा रोया था। इसके बाद घोड़ा मर गया था। अंततः अब युद्ध भयानक हुई, और पोरस की हार हुई, सिकंदर की जीत हुई, और इससे प्रभावित होकर के सिकंदर से दोस्ती किया और यहाँ से लौट चला। सिकंदर कहाँ से लौटा था, पोरस के साम्राज्य को जीतने के बाद वहीं से लौट गया था, और धनानंद के साम्राज्य में नहीं टपा था। ठीक है, और वहाँ से लौटने के बाद 323 ईसा पूर्व में ही सिकंदर की जहर इतना शरीर में बढ़ जाता है कि जहर के कारण, माता तो उसकी जहर देती थी, जहर के कारण उसके रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि वो अपने माता को पहले ही भिजवा देती है मेसोडेनिया, और उसकी पत्नी उसके साथ जाती है, लेकिन माता वहाँ जब मेसोडेनिया पहुँचती है तब तक यह ईरान से इराक होते हुए जाती है। इराक में ही क्या होती है, इनकी निधन हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर एक कहता था कि दुनिया को तो मैं जीत लिया, लेकिन अपने मौत को नहीं जीत सका था, और मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं जब मरूँ तो मेरे जनाजे का दोनों हाथ बाहर कर देना। ठीक है, मेरा मुंह खुला हुआ होना चाहिए, मेरे शरीर पर कफन तो होंगे लेकिन मुंह पूरा ढका नहीं होना चाहिए, और दोनों हाथ बाहर होना चाहिए जनाजे का। और मेरे द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित किया गया है, मेरे यहाँ से जहाँ पर मेरा जनाजा दफन होगा वहाँ तक पूरे को क्या कर दिया जाना चाहिए, उस जवारात को बिछा दिया जाए। यह सिकंदर ने कहा था। क्यों, क्योंकि मैं देखूं कि वह सिकंदर जो दुनिया को जीता आज
दौलत को नहीं, यानी मौत को नहीं जीत सका, एक मौत को नहीं जीत सका, दुनिया को तो जीत लिया लेकिन मौत को नहीं जीत सका, और जिसके कारण सिकंदर वहाँ से चला और उनकी मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। और उसके रास्ते में अन्य को दौलत बिछा दिया गया, उनके द्वारा जितना अर्जित संपत्ति था, और उनकी मृत्यु हो गई थी, दर्दनाक मृत्यु हुई थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे उनकी मृत्यु हुई, दुनिया चैन की सांस लिया था। उनकी मृत्यु के बाद सेना सेल्यूकस और निकेटर फिर भारत की तरफ लौटता है, और वह कहता है कुछ तो गड़बड़ हुआ था कि सेना वहाँ भारत जाने से मना कर दिया था। वह कहा नहीं, हम तो देखेंगे, भारत फिर से जाएंगे। और जैसे मरा सिकंदर के बाद उसकी सेना, कौन कौन, सेल्यूकस निकेटर, फिर से लौटा भारत की तरफ। सात सेल्यूकस ने फिर से भारत लौटा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, तब तक बने रहिए और इसे देखते रहिए। सिकंदर से जुड़ी रिलेटेड जानकारी आपको दिया गया है, और अगले बार हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश पर। जो मौर्य वंश का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे आप देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। आप सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा हमको, या हम कहिए इस चैनल के माध्यम से हमें खुशी होती है, और खुशी होती है तो हम कंटेंट बना के आप तक यह पहुंचाया करते थे, और यह आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। सिकंदर से क्वेश्चन 9 आया ऐसा हुआ नहीं है, और सिकंदर से क्वेश्चन हर बार रहता है, हर एग्जाम में होती है, ठीक है। मौर्य वंश से क्वेश्चन 9 आया ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो मौर्य वंश को शायद कोई भूलेगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा। पिछले क्लास में मैंने सिकंदर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को दिया था, और आज उससे आगे का क्लास है सिकंदर किस तरह से भारत तक आया था, और सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा गया, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो हम देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर, देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी। सिकंदर जब भारत की भूमि पर टपा था तो उसमें बड़ी ही बहादुरी के साथ उसके साथ जो युद्ध किया था, तो वह भारत का वीर था जिसका नाम पोरस था। और पोरस की वीरता को देख करके उसके जीते हुए साम्राज्य को भी सिकंदर को लौटा दिया था, पोरस को, ठीक है। और तो यूँ कह लीजिए, देखिए, ये है सिकंदर। सिकंदर जीता, पोरस की पराजय हुई, पोरस हार गया था, ठीक है। वीरता को देख करके चकित हो गया था सिकंदर, क्योंकि एकदम बहुत छोटे से साम्राज्य का मालिक था पोरस, और छोटे से साम्राज्य के मालिक होते हुए इतना बड़ा सिकंदर को 19 महीना तक युद्ध करते हुए रोका था सिकंदर को पोरस ने। और इतनी लंबी लड़ाई सिकंदर को आज तक कभी नहीं लड़नी पड़ी थी जितना बड़ी पोरस के साथ उसे लड़ना पड़ा था। अब आ जाते हैं, तो सिकंदर जो भारत में आया था तो खैबर दर्रा होते हुए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक पड़ता है दर्रा जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो उस खैबर दर्रा के बीच होते हुए सिकंदर भारत में टपा था, और यहाँ से गया भी उसी रास्ते से था। 1925 में वापस यहाँ से चला गया था। मृत्यु उनको बेबीलोन में हो गया था। किसका? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गया था। कितना? 323 ईसा पूर्व में। ठीक, कहा जाता है उस समय सिकंदर के पास वैद्य तो थे लेकिन उपचार का कोई खास वैद्य नहीं थे, और मच्छर काटने से डायरिया का रोग से ग्रस्त हो गया था सिकंदर, और उसको बेबीलोन में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 23 में। सिकंदर भारत में 19 महीना तक युद्ध किया था। ठीक, बेबीलोन में बनाया एक बगीचा बनाया जिसे 7वां अजूबा में शामिल किया गया। यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ बगीचा इसको कहा गया है। बेबीलोन की सभ्यता में एक तैरता हुआ बगीचा कहा गया है। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया साफ तौर पर। झेलम को तो किसी तरह पार कर गया, पूरा से लड़ लिया, लेकिन अब उसके पास इतना साहस नहीं बचा कि अब व्यास नदी को पार करके और मौर्य साम्राज्य से, यानी क्या कहें, नंद वंश के साम्राज्य धानानंद से युद्ध कर सके, क्योंकि पूरे आर्यावर्त में सबसे धानानंद की सेना बहुत विशालकाय थी और बहुत ज़्यादा विशाल हो चुका था, तो ये विशालकाय में से आ जाते थे। हम कहते हैं मजबूरन सिकंदर को सेना लेकर के वापस जाना पड़ा था। सिकंदर उस समय में भी चलता था तो जल सेना और थल सेना को लेकर के
क्या करते थे, जल सेना और थल सेना को लेकर के वापस चला करते थे। तो इसमें कहिएगा थल सेना प्रमुख सेलूकस था, सेलूकस निकेटर था, और जल थल सेना सेलूकस निकेटर, जल सेना प्रमुख निर्याकस था। ये दोनों मिलकर के सिकंदर को हर रास्ते को दिखलाया करता था, हर रास्ते को दिखलाया करता था। घोड़ा, सिकंदर ने जिस घोड़ा को साथ रखा था, पाला था, उसके साथ हर दुख सुख में साथ दिया था, ठीक, उसका नाम था बूफे कराल। सिकंदर की घोड़ा का नाम बूफे कराल था। सिकंदर सफेद, यह सफेद रंग का था। कैसा? सफेद, ठीक है, सफेद। सिकंदर के सेना का मनोबल हमेशा सिकंदर बढ़ाता रहता था। सिकंदर युद्ध में हमेशा आगे बढ़कर युद्ध करता था, जबकि अन्य राजा को देखिएगा तो आधा सेना आगे रहेगा, आधा सेना पीछे रहेगा, और बीच में से अन्य राजा युद्ध को संचालन करता है। जबकि सिकंदर ऐसा नहीं था। सिकंदर खुद पहले आगे रहता था और पीछे उसकी सेना रहती थी, जिसके कारण सेना का मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता था। अब आते हैं सिकंदर। इसके बाद कहा गया सिकंदर ऐसा अच्छे घुड़सवार भी थे और तलवार में निपुण भी थे, तलवारबाजी में। वह 16 साल की उम्र में शमशील पकड़ा था सिकंदर, और 33 साल की उम्र तक उसके पास शमशील रहा। शमशील बोले तो तलवार। सिकंदर का तलवार पहली बार 16 साल की उम्र में उसके हाथ में आया था, और अंतिम सांस तक उसके पास रखा गया था तलवार, ठीक है। अब आ जाते हैं सिकंदर। सिकंदर के मकाबरा बेबीलोन में, वर्तमान में स्थित बेबीलोन वह है जो तैरता हुआ बगीचा में शामिल है, और इसे 7वां अजूबा में शामिल किया गया है। सिकंदर के चौथे पुत्र का नाम, सिकंदर के पुत्र को सिकंदर चतुर्थ कहा गया, जो इनकी पत्नी रेक्सोना से इनकी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। रेक्सोना से इनकी प्राप्ति हुई थी। अब सिकंदर के कुछ कार्य देखिए। सिकंदर मनोबल बढ़ाने के लिए सेना का खुद आगे युद्ध किया करते थे, ठीक। विश्व विजेता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि पूरे यूनान में जितना देश को पता था, इस धरती पर जितना देश के बारे में पता था, उन सब को लगभग सिकंदर जीत चुका था। इस धरती पर 60% आबादी को सिकंदर ने जीत चुका था, ठीक। इसलिए इनको विश्व विजेता कहा गया, ठीक है, जीता गया था। अब क्या इनके द्वारा जीता गया शहर में कौन कौन था? तब पहला नंबर एशिया महाद्वीप आ जाएगा। दूसरा का नंबर एशिया को माइनर कहा जाता था, एशिया या माइनर। एगो आता है तुर्की, आता है सीरिया, आता है मिस्र, आता है इराक, ईरान, सिंध और गंधार, कंबोज इत्यादि क्षेत्र को इन्होंने जीता था। तो यूँ कह लीजिए यूनान के द्वारा जितने क्षेत्र को पता लगाया गया था उस समय तक, उस सब हिस्सा को लगभग सिकंदर जीत लिया था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, सिकंदर के बाद आते हैं, इसके बाद सिकंदर की मृत्यु से सिकंदर वंश के काम खत्म हो जाता है। जब सिकंदर भारत से लौटा तब उदय होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और मगध साम्राज्य के बारे में अब हम चलेंगे। तो मगध साम्राज्य से पहले हम कहेंगे मौर्य वंश का शासन। तो मौर्य वंश का शासन भारत में 137, भारत के ही मगध में 137 वर्ष तक रहा था, ठीक है। मगध कहिए पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, और इस सूर्य पताका लहराया करता था। और यह निचली कुल था, इसलिए इसका उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन यह बहुत लंबे क्षेत्र तक इस समय भारत का प्रसार हुआ था। अब आ जाते हैं जिसको अखंड भारत कहा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे चाणक्य, और चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका इत्यादि तमाम देश सब क्या थे, इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये सारा अखंड भारत के हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो देखिए मौर्य का शासन 137 साल तक चला था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में राजा बना, और 322 यह शासन जो चला 322 से लेकर के और 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से 298
98 ईसा पूर्व तक, मतलब ईस्वी से पूर्व। जैसे अभी 2025 चल रहा है ना, तो उस समय ईस्वी से पूर्व था, यानी उस समय ईस्वी नीचे मुँह चलता था, पीछे मुँह, और हम लोग अभी ऊपर मुँह चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हम लोग ऊपर मुँह चल रहे हैं। अब आ जाते हैं, देखें, तो मौर्य वंश के संस्थापक कहिएगा तो संस्थापक कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। ठीक है। इस समय मगध नंद वंश के शासक था, मगध नंद वंश के शासक था। ठीक है। इसके बाद और क्या कहेंगे? मगध नंद वंश का शासक था, और नंद वंश के शासक कहाँ था? मगध में, जिसका सम्राट धानानंद हुआ करते थे, धानानंद। और मौर्य वंश नंद वंश को समाप्त करके बना था, और यह चाणक्य नीति द्वारा क्या हो सका था? यह सफल हो सका था। नंद वंश, नंद वंश में जब नंद वंश की समाप्त हुआ तब मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, और इनके द्वारा गुरु जी इनका प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था, और उस सपना को पूरा करने के लिए ला गया उसका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। जब भी चाणक्य की बात होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य उसमें जरूर आएगा, क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य जो था। ठीक। अब आ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 322 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही इनके मम्मी का नाम मूरा था, जो पिपली वन के राजकुमारी थी। कहाँ? पिपले बन के यह राजकुमारी या राजराजेश्वरी कह लीजिए, वहाँ के सम्राज्ञी थी। और इनके द्वारा यानी मूरा के नाम पर ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। मूरा को संस्कृत भाषा में मौर्य कहा जाता है, और इसी के नाम पर मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य का नाम स्थापना किया। इनका टाइटल अपने माता के नाम से मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, क्योंकि माँ का नाम मूरा था, तो मूरा से मौर्य इसका टाइटल मिला था। तो मौर्य वंश में आया। मौर्य वंश में कई गो राजा हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार तो यही किए थे। और अशोक सम्राट जो थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, यह तो बड़ी ही खतरनाक किस्म के थे। खैर, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मूरा के नाम पर इस वंश का इस वंश का नाम रखा था। ठीक है। अब कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में शिक्षा का मात्र एक भारत हुआ करता था, जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान में है, उस समय भारत में हुआ करते थे। तो यह तक्षशिला में अखंड भारत का सपना देखा गया था, अखंड भारत के सपना। और यहाँ से एक से एक विद्वान हुआ करते थे, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और आज एक समय है कि पाकिस्तान में कोई डर से भी होल के मारने नहीं जाता है, लेकिन एक समय हुआ करता था तो पाकिस्तान में लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय में दुनिया के हर कोने से लोग पढ़ने आया करते थे। और वही कोना आज निरक्षरों की धरती बन चुकी है। तक्षशिला आज निरक्षरों की धरती बन चुकी है। वहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, वहाँ लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है। बेरोजगारों का अड्डा बन चुका है, महंगाई बेतहाश वृद्धि कर रही है। ठीक है। तो ये सारे समस्या वहाँ के गवर्नमेंट, और खास करके गवर्नमेंट तो बाद में कहिए, पहले जनता होती है। ठीक है। तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय मात्र एक ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। ठीक है। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी तक्षशिला में अपना ज्ञान का अर्जन किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र केवल तक्षशिला था। ठीक है। विशाखा दत्त ने अपनी पुस्तक में मद्राक्षस या नंद वंश के असफल होने का बात कही है। कौन? विशाखा दत्त एक पुस्तक लिखा था, उसमें क्या कहा था कि इस पुस्तक में नंद वंश कैसे असफल हुआ, कैसे उसकी खात्मा हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कैसे मौर्य साम्राज्य का उत्पन्न हुआ, मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ा, और इसमें चाणक्य की क्या भूमिका थी, इस सारे पर चर्चा है। हुआ यूँ था कि किसी बात के लिए एक विदेशी भारत पर आक्रमण कर रहा है, यह बात समझाने के लिए चाणक्य किसके पास चला गया? धानानंद के पास।
और धनानंद कह रहा था, वह बेचारे ऑर्केस्ट्रा देखने में व्यस्त थे। ठीक, कहा मेरे आनंद में तुमने बाधा डाला है। कहा आनंद में तो बाधा तो डलाइए गया है, लेकिन ये याद रखिए कि एक बार विदेशी आ गया तो फिर यहाँ से जाएंगे नहीं। तो उचित होगा महाराज कि आप उस विदेशी को आने ही ना दें। ठीक है, कहा उस पर तो हम बाद में विचार करेंगे, पहले तू यहाँ आ कैसे गया बगैर मेरी अनुमति को। और इसको झोटा पकड़ के, यानी चाणक्य के टिकी पकड़ करके वो अपने कक्ष से बाहर फेंकवा दिया था, जिसके कारण फेंकने के क्रम में उसका शिखा खुल गया था। और ब्राह्मणों की शिखा बहुत प्यारा होता है, शिखा में गड्ढा बांध देता है और शिखा उसका खुल गया था। तो चाणक्य ने उस समय शपथ लिया था कि मैं विष्णुगुप्त चाणक्य यह शपथ लेता हूं कि जब तक धनानंद के इस अत्याचार दुराचारी और इस नंद वंश को समूल नाश न कर दूं, तब तक मैं आज से शिखा नहीं बांधूंगा और आज से मेरा शिखा ही खुला रहेगा। यह शपथ लेकर के चाणक्य ने वहां से भाग आया और जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। कहा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा धनानंद आपके साथ क्या किया, तो वहां कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय बताता तो शायद उसका शिष्य भी विचलित हो जाता। कहा उसको बाद में हम सोचेंगे, अभी पहले हमको क्या करना है कि किसी सैनिक का भेष, सिकंदर के सैनिक का भेष हमें लेना है। और यह भी भेष लिया, दोनों भेष लिया, वैद्य का भेष दिया। एक चाणक्य बन गया वैद्य और सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य बन गया उसका सेना, और दोनों मिलकर के सिकंदर के सेना में प्रवेश पा लिया। प्रवेश पा लिया तो यह वैद्य की मतलब उपचार किया करते थे सिकंदर के गुरुजी चाणक्य, और ये लोगों में भड़काते थे, लोगों में ये बात बार बार फैलाते थे कि भारत देवों की भूमि है, यहाँ जो भी कोई आता है वह केवल और केवल मर के जाता है। इस नदी में जो भी तैरता है वो सारा डूब जाता है, वह बीमार से ग्रसित हो जाता है, मर जाता है, नहीं बच पाता है, क्योंकि यह देव की भूमि है। यह बात के अफवाह फैला रहा था, और कोई भी चीज़ का अफवाह बड़ी तेजी से फैलता है। यह अफवाह सिकंदर की सेना में फैलने लगा। अब कहा बात किसने कहा, कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी तो सुनी सुनाई बात बोल रहा था। सिकंदर कहा हम जाएंगे। ठीक, सिकंदर कहा कि चलो ऐसी बात है तो पहले हम ही तैरता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक सेना का भेष पकड़ ले ही था, उसने आगे कहा महाराज आप क्यों कष्ट करेंगे, किसी एक सेना को मेरे साथ लगा दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है, हम उनके साथ चलते हैं, देखते हैं उनको नहीं कुछ होगा। अब उसमें से ऐसे सेना को ले गया ना जो सेना को वह जहर का दवा दिए हुआ था उसके गुरुजी, क्योंकि आज खाओ 4 दिन बाद मरो, आज खाओ 1 हफ्ता बाद मरो, इस तरह का जहर दिया करता था। आप पता नहीं है कि 1 हफ्ता पहले काची खाए थे, जहर तो खा ले था। एक दिन नदी को पार करने में लगा, अगले दिन तैर करके आया, वही कि अगले दिन उसका तबीयत खराब शुरू हुआ, चौथा से 5वां दिन में वह निपट जाता था, मर जाता था। अब यह बात आग की तरह फैल गया कि सचमुच में भारत देव की भूमि है, अब जो भी यहाँ जाएगा वह मर जाएगा। अब इस नदी में पार करना उचित नहीं, खतरों से खाली नहीं है। और अब सेना में तो पक्का विश्वास हो गया, और अब कहा चाहे सजाए मौत दे दीजिए, लेकिन इस नदी में हम नहीं टपेंगे, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। तो ब्यास नदी को पार नहीं किया था, और अंततः उसका सेना लौट गया था। ठीक, तो ये सारे कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्लानिंग से सिकंदर की सेना लौटी थी। ठीक, अब आ जाते हैं तय के बाद धनानंद। अब धनानंद की बारी थी, तो लौट गया, बारी अब धनानंद की थी। और धनानंद के सेना को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य ने छोटे छोटे राजाओं को एकत्र किया था चाणक्य, और जो उसके विरोधी थे, कहा जाता है दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। ठीक, तो धनानंद का जिससे भी दुश्मनी था, उस जितने भी उसका दुश्मन था, शत्रु था, उस सब को यह मिलाने लगा, 3 गो 4 गो 5 गो को मिलाने लगा था। ठीक, और छोटा छोटा ही सही, लेकिन 4 गो 5 गो मिल गया तो साम्राज्य इसका भी बन गया, सेना इसका भी बन गया। और हर गुप्त बात बताने के लिए इसकी बहन तैयार थी, और उसका नाम था दुर्धरा। ठीक, अब आ जाते हैं धनानंद। धनानंद द्वारा अत्याचारी दुराचारी और अत्याचारी शासक था। इसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था दुर्धरा। ठीक,
दूरधारा को चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि इनका वीरता को देख करके वह हक्का बक्का हर बार रह जाती थी। ठीक, इसके बाद और क्या कहा गया? चाणक्य ने इसके बाद कहा चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह दूरधारा से, जब धनानंद मारा गया युद्ध में, तब दूरधारा से ही चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अपना क्षेत्र का विस्तार में रुका नहीं, कहा मैंने जो सपना देखा वो पूरा होगा, और अब इसके पास तो बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न था, सबसे ज्यादा। और जो भी राजा अत्याचारी से मुक्त चाहता था, वह उसको पूरी आज़ादी दिया कि तुम अपने साम्राज्य में जो करना है, जैसे करना है वैसे करो, वैसे रहो, तुम्हारा शासन है। और खुली छूट दिया, बस केवल तुम मगध के साथ रहो। स्वेच्छा से सबने स्वीकार किया और बहुत बड़ा साम्राज्य का इन्होंने मालिक बन बैठा। चंद्रगुप्त बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक बन बैठा। हालांकि संघर्ष भी किया था, और संघर्ष कहता है लेबर नेवर नॉट गोज आउट, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मेहनत से आज वह बड़े साम्राज्य का मालिक बन बैठा। और उन्होंने क्षेत्र का विस्तार किया था। तब पूरा में बंगाल, ठीक, पश्चिम में लिया था ईरान, पश्चिम में क्या लिया था? तो पश्चिम में कहिएगा ईरान का क्षेत्र लिया था, दक्षिण में कहिएगा कर्नाटक का क्षेत्र लिया था, उत्तर में कहिएगा कश्मीर का क्षेत्र, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक। इतना बड़ा क्षेत्र में केवल अखंड भारत था, और उसको पूरा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जब सिकंदर की सेना लौट करके चला गया, सिकंदर मर गया, तो उसके सेना सब में अफवाह फैल गया। कहा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? पता लगाया जाए। पता चला कि यह इसमें गुप्तचर वो घुसल था, और वह अफवाह फैलाया था। कहा ऐसी बात, फिर से चलो रे। फिर से वहाँ चला सिकंदर, और सिकंदर यहाँ से सिकंदर की सेना चला। सिकंदर तो चल बसा, उसका सेनापति सेलूकस था। ठीक है, सेलूकस आया कहाँ? भारत फिर से, और आया, और एक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस के बीच में युद्ध हुआ, सेलूकस निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व में। सेलूकस को हार मानना पड़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक था, तो ऐसा ही जीत गया। अब बार बार पल पल की खबर एक बेटी एक साथ आया था सेलूकस के, जिसका नाम था कार्नेलिया को पल पल की खबर उसका गुप्तचर देता था कि सेलूकस हार गया, सेलूकस ये हो गए, सेलूकस साइड्रास ये हो गए, इस तरह के पल पल के खबर। अब कार्नेलिया को रहा न गया, कहा हमारा पप्पा हार गया। निकला जैसे वो मेकअप रूम से मेकअप वेकअप छोड़ के, अब बाल को खुले फहराते हुए तलवार लिया, घर रथ पर बैठा और निकल के कहाँ चला। इसके बाद कहाँ चलाया? युद्ध के मैदान में। कौन चलाया? कार्नेलिया। कहाँ? युद्ध के मैदान में। और जैसे युद्ध के मैदान में कार्नेलिया पहुंचा, अब चंद्रगुप्त मौर्य एकदम हक्का बक्का रह गया। उससे तो बोलिए नहीं निकल रहा था, क्योंकि इससे खूबसूरत और सुंदर तो चंद्रगुप्त मौर्य कभी देखबे नहीं किया था। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि बिहारी तो एकदम छुहारा होबे करता है, झरकल करिया पेनी, और हम लोग भी क्या है, झरकल करिया पेनी में से। तो बिहारी एकदम काला था, और ये विदेशी थी। तो विदेशी होने के कारण यह बहुत गोरी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और इसे देख करके चंद्रगुप्त मौर्य को रहा न गया, और तुरंत उन्होंने उठा और दौड़ते 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 क्या कहा, उसके पप्पा के पास पहुंच गया, सेलूकस के पास, और कहा महाराज युद्ध को विराम करिए, युद्ध तो हम जीत गए, लेकिन जीतने से भी क्या फायदा, चलिए हम हार मान लिए, हम जीत गए लेकिन हार मान लिए। कहा नतीजा क्या हुआ क्या? तो कुछ नहीं, आपसे एक विनती है। कहा बताओ। तू तो जीत गया, हम विनती कथी कर रहा, तू तो जे कहेगा से मानेंगे हम। तो कहा न, हम जीत नहीं स्वीकार करते हैं, बस हमसे एक विनती है आपसे। तो कहा क्या? बताओ। तो कहा बस कार्नेल कौन है? तो कहा एक है कार्नेलिया, हमारी पुत्री, तो बस इससे हमको शादी करवा दीजिए। इतना ये बात के लिए। कहा इतनी सी बात? तो कहा हाँ, बस इतना करवा दीजिए। और इस बात से वह बहुत ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य आहत हुआ, और उनके साथ क्या हुआ, शादी तो करवा दिया। लेकिन सेलूकस ने सोचा कि इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक सब कुछ जीत गया, और केवल एगो लड़की को लेकर के रह गया,
गड़बड़ है, हमारा बेटी को ही मार देगा। तो उन्होंने एगो राइटर को छोड़ दिया, जिसको हम कहेंगे लोकनी होता है, पुछारी, पुछारी को छोड़ दिया। उस पुछारी का नाम था मेगास्थानीज, और मेगास्थानीज को कहा तुम यहाँ रहो, और जो जो कार्नेलिया काम करेगा ना और चंद्रगुप्त कार्य करेगा ना, उस सब को लिख करके हमारा रिपोर्ट करता रहेगा। कहा ठीक है महाराज। चंद्रगुप्त सेलुकस चल गया, और उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य तो बिहारी थे, और ये विदेश से आए थे, विदेशी थे। तो 3-4 गो क्षेत्र पर सिकंदर का अधिकार था, जो जीत चुका था जन्मीन। इन चारों क्षेत्र को कहा सिकंदर। सेलुकस ने कहा चलो चंद्रगुप्त मौर्य, तू तो जीत गया है, हम अपने बेटी को दहेज स्वरूप, या ये कहिए इनाम स्वरूप 4 गो क्षेत्र दे रहे हैं, कंदान, कमरान और काम्बोज, यानी ईरान, अफगानिस्तान और इराक। ये क्षेत्र चारों पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आता है, ये चारों क्षेत्र को बिहारी को दहेज में मिल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चल गया। जब वहां से चला गया तो मेगास्थानीज से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि जब सिकंदर का सेना हार गया, चल गया, तो फिर कहीं लाया था? तो कहा यहाँ हाथी बड़ा पाया जाता है, और वहाँ हाथी नहीं है। तो सेलुकस को हाथी चाहिए था, इसलिए दोबारा युद्ध किया था। कहा इतनी सी बात, 500 हाथी भेजवा दिया था वहाँ सेलुकस के सेवा में, भारत से 500 हाथी भेजवा दिया था। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और इसके बाद अब खुशी खुशी सब रहने लगा। और इसके बाद बिंबिसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इससे दूरधरा से उनका एक पुत्र होता है, जिसका नाम बिंबिसार रखा जाता है। और हम बिंबिसार को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। और ये हम हिस्ट्री का क्लास कर बारीकी से शुरू से लिए हैं, और ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, PDF बाई कराया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। एक बार में आपको बहुत से बहुत लंबा और दूर तक करवाया जाता है, क्योंकि इतना कंटेंट बनाने के लिए बहुत लंबी वक्त लगती है। तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और आपका इसी तरह से हम क्लास करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तो आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान के, और इसमें हम कवर कर रहे हैं अभी हम देख रहे हैं क्या चाणक्य की नीतियाँ आज देखेंगे। और चर्चा में हम चौथे वंश के तरफ चल रहे हैं। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये 4 वंश में चौथा वंश आज मौर्य वंश का द्वितीय शासक बिंबिसार को लिया है। उससे पहले हम जानते हैं चाणक्य के बारे में। अगर हम सब्जेक्ट कोई भी पढ़े लेकिन चाणक्य की नीति उसमें न आए, तो ऐसा वो पढ़ाई हुआ ही नहीं है। चाहे राजनीति पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, चाहे अर्थशास्त्र पढ़िए या व्यापार पढ़िए, चाणक्य हर तरह से अपना नॉलेज उसमें दे रखा है। चाणक्य की नीति अनुसार कहा कि जब हमारा शरीर को संचालन करने के लिए 7 इसका विशेष होता है, 7 अंग, और शरीर उस पर निर्भर होती है, कार्य करता है, तो उसी प्रकार से एक राज्य भी चलाने के लिए 7 विशेष अधिकारी होंगे, प्रभारी होंगे और कार्यकारी होंगे, कार्य और करने वाले व्यापक लोग होंगे। तो उसी तरह से जिस प्रकार हमारा शरीर चलता है, उसी तरह से राज्य का भी 7 गो अंग होता है। शरीर के 7 अंग, उसी प्रकार से राज्य के 7 अंग है। जिस तरह से इस तरफ मेरा क्या है, शरीर के अंग है, उसी प्रकार से उस तरफ राज्य के अंग है। पहला नंबर में देखेंगे तो एक राजा होता है और एक स्वामी होता है। राजा कहिएगा तो राजा को हम स्वामी या राजा कहेंगे, और इसको चलाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सिर। जिस तरह राजा होता है निर्णय लेने के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी में निर्णय लेने के लिए सिर होता है, जो हर काम को क्या करता है, निर्णय लेते हैं। अब आगे देखेंगे, दूसरा नंबर पर आ जाता है मंत्री। क्या आते हैं, मंत्री आते हैं। तो मंत्री यानी अमात्य, जिसको क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसी तरह से क्या कहा गया है, ये आँख होती है। आंखें क्या होती हैं, तो ये भी अपनी प्रतिक्रिया देती है कि क्या करने को वहाँ पे फन्ना काम या कोई ऐसे कार्य डिस्टर्ब हो रहा है, उसे करना चाहिए। तो ये संचालन आँख ही करता है। जनपद कहेंगे क्षेत्र या जनसंख्या होती है। इसको संचालन करने के लिए कहीं
आवाजाही का साधन के लिए जनपद होते हैं, तो वह हमारे पैर का काम करता है। जिस तरह से दुर्ग, दुर्ग मतलब किला होता है, सुरक्षा कवच होता है, तो हमारा सुरक्षा कवच कौन है? तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी हाथ है, बाजू। ठीक है, हमारे बाजू हर सुरक्षा कवच करता है, हमारे शरीर को हर सुरक्षा देती है। ठीक है, इसके बाद दंड यानी कहेंगे, पहले कहेंगे कोष। कोष का मतलब होता है धन। तो धन क्या है? सबसे ज्यादा धन हमारा मुख है। हमारा चेहरा अच्छा होगा, फेस अच्छा होगा, वार्ता अच्छा करेंगे, धन खुद ब खुद होने लगती है। इसके बाद क्या कहेंगे? सेना। सेना क्या होता है? दंड क्या होता है? तो सेना का मतलब न्याय, और न्याय हमारा कौन करता है? मस्तिष्क करता है। सही क्या है और गलत क्या है, मस्तिष्क क्या कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मित्र। मित्र क्या मतलब क्या होता है? सहयोगी होते हैं, वह क्या करते हैं? हमारा सहयोग करते हैं। ठीक, तो इसको बांटा गया है। अब आगे कहते हैं, तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं आगे। सहयोगी, अब कहते हैं मित्र का काम होता है सहयोग करना। तो हमारा सहयोग कौन करता है? हमारे शरीर का कान, किसी के बात को सुना और सहयोग किया ये काम करने के लिए। अब कहते हैं चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी होता है, यानी इस नाम से जाना जाता है। कोई चाणक्य कहता है, कोई विष्णुगुप्त कहता है, कोई कौटिल्य कहता है। ठीक है, लेकिन यह तीनों एक ही है। अब कहते हैं अध्ययन का केंद्र। इनके समय में अध्ययन का मात्र एक केंद्र था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की, और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे, और यह जाति से ब्राह्मण थे। पहले ब्राह्मण ही तो वेदों की शिक्षा देते थे, और आचार्य थे ब्राह्मण जाति से थे। इसके बाद कहें, चाणक्य की बेइज्जत करने वाला एक शख्स था, जिसका नाम था धनानंद। चाणक्य को सहारा दिया था इनका अपना ही प्रिय शिष्य, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको चाणक्य ने ही क्या किया था? तैयार किया था। चाणक्य का प्रिय शहर, चाणक्य के शहर, चाणक्य का सहारा उनका प्रिय शिष्य कौन दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के पिताजी का नाम गुण निधि था। चाणक्य के भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं इसका रचना, रचना कौन था? तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता कहिए, अर्थशास्त्र के ज्ञाता इनको कहेंगे चाणक्य। ठीक है, इस वंश का मौर्य शासन, इसमें मौर्य की राजनीतिक गतिविधियां थी, मौर्य शासन की राजनीति और गतिविधियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य, विशेष तरह की इसमें राजनीतिक गतिविधियां दिया गया है, जो चाणक्य के द्वारा यानी अर्थशास्त्र में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को लूटक, लूटक ने उसका नाम क्या कहा था? तो लूटक इसका नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का एक्टोकटस। एक्टोकटस किसको कहा था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को लूटक, लूटाकर, लूटार्क ने इनको एक्टोकटस कहा था। जबकि जस्टिस ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था। किसको? सिकंदर यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। यह एक विशेष राजा की उपाधि की तरह इनको दर्जा दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत में दिग्विजय करने के अभियान से चला, और पूरे भारत की भूमि के सेनाओं को रौंद कर रख दिया था, और सब जगह का इनको जीत और सफलता का श्रेय मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। अब आगे आ जाते हैं, तो आगे हम देखेंगे, तो आगे हमें दिखाई दे रहा है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार यह काफी क्या थे? यानी बिंदुसार यह एक योग्य राजा भी थे, और इनका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला, या शत्रु विनाशक कहिए। ये शत्रु विनाशक थे। कौन? बिंदुसार। ठीक, यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य और दूरधरा इनकी माता थी, चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे। तो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के ही उत्तराधिकारी बने थे। ठीक, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, बिंदुसार के माता का नाम दूरधरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी था। यह चंद्रगुप्त के ही उत्तराधिकारी बना था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, क्योंकि इनका पुत्र है तो इनके पुत्र क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी बना। इनके पत्नी का नाम चेरू मित्रा और रुभदांगी था। 2 पत्नी इनके थे, एक चेरू मित्रा और एक शुभदांगी। पहले तो राजा महाराजा थे ना, तो महाराजा के 2 पत्नी थे, और इन्हीं को तो इतना कम थे, बाकी को तो बहुत ज़्यादा थे।
एगो अगला बिंदुसार जो पढ़े थे हर्यक वंश में, ठीक है, तो उसमें तो कितना पढ़े थे देखने के ये थे, सबसे ज्यादा शौक था साम्राज्य का विस्तार किया था, और वही सबका देन है कि सबको इतना आराम से बड़ा साम्राज्य मिलता रहा है। अब आगे देखते हैं, इनका पुत्र एगो सुसीम था, एगो अशोक और एगो तीस से। कहा जाता है 100 गो पुत्र था इनको, बिंबिसार के 100 पुत्र थे, और अशोक सम्राट अपने 99 भाई को हत्या करके और तब 100वां राजा बना था। 99 को भाई को एक साथ हत्या कर दिया था अशोक सम्राट। क्रूरता की सीमा को लांघ चुका था अशोक सम्राट, हद तो पार कर चुका था ही, ठीक है। अंत काल में उनका क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन, तो उसको बाद में देखेंगे। आज हम पहले किसको देख लेते हैं, बिंदुसार पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये बिंदुसार, तो इनका क्या था, सुसीम। अब कहेंगे तो इनका दरबार में सीरिया के एक्टोस, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो सीरिया के एक्टोकस राजदूत को भेजा था, कहाँ, भारत में, और बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत दिया था। उस राजदूत का नाम डायोकस था। डायोकस, यह वही डायोकस था जिसको मेगा स्थानीस के उत्तराधिकारी माना गया, कि उसके स्थान पर वही चला गया, मेगा स्थानीस चला गया और ये आया था, तो इसका उत्तराधिकारी माना गया था। डायमेकस को उत्तराधिकारी मेगा स्थानीस के माना गया। सीरिया से इन्होंने मीठी शराब और अजीमा, क्या मांगा था, अजीम, मीठी शराब, ठीक है, मांगा था, और तथा अजीम मांगा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त यानी बिंबिसार को एक बार इसकी अनुमति मिला और कहा आप इसे जितना पीना चाहे, यूज करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, एक बार कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार व्यापार नहीं करेंगे, और इसका व्यापार मीठी शराब का और अजीमा का व्यापार हम नहीं करेंगे। तो सीरिया के सम्राट ने इनको मना कर दिया व्यापार करने से, ठीक। इसके बाद कहा गया मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने राजदूत डायनोसिस भेजा था। डायनोसिस क्या भेजे थे, वह अपना राजदूत भेजा था मिस्र के राजा का नाम क्या था, फेलाडिला। ये इसको अंडरलाइन कर दीजिए, याद रहेगा। इनका राजा का नाम क्या था, फेलाडिला। यह अपना राजदूत भेजा था क्या, डायनोसिस को कहाँ भेजा था, तो भारत भेजा था। किसके यहाँ भेजा था, बिंदुसार के यहाँ। क्या करने के लिए भेजा था, राजदूत के रूप में भेजा था, ठीक है। इसके बाद बिंदुसार के समय में कश्मीर में 2 बड़े दंगे हुए थे। बिंदुसार के समय कश्मीर में 2 बड़े दंगे हुए थे। यह दंगा कहाँ पड़ता है, तो कश्मीर यानी तक्षशिला के क्षेत्र में पड़ता था, और 2 दंगा हुआ था। जिस दंगा में वहाँ के राजकुमार कौन था, सुसीम यूँ कह लीजिए वहाँ के शासक था, लेकिन उनसे वह दंगा दबाया नहीं गया, क्योंकि जो अपनापन की भाव रखता है, अहमियत कम देता है, भाव ज़्यादा, उससे समाज और दुनिया नहीं चलता है। कोई क्रूर इंसान ही अच्छे राजा साबित होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा योग्य माने जाते हैं। क्रूर इंसान ही अच्छे और योग्य राजा माने जाते हैं। तो बिंदुसार ने यानी सुसीम से वह दंगा शांत नहीं हुआ, तो उसको बुला लिया गया और अवंती में रख दिया गया। और अवंती के राजा जो उस समय राजकुमार, इनका छोटा बेटा था। सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त यानी क्या कहें, अशोक सम्राट जो थे, तो यह बिंदुसार के द्वितीय पुत्र थे, ठीक है। बिंदुसार का जो जन्म हुआ था, तो इनकी माता दुर्धरा की मौत हो गई थी, ठीक है। इसलिए मौत हो गई थी क्योंकि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था, तो उनके माता के शरीर में, पूरे शरीर में बिंदु टाइप का निकल आया था, जिसको आजकल हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक है, या बुढ़िया मैया कहते हैं, माता रानी कहते हैं। चिकन पॉक्स वास्तविक उसका नाम होता है। तो उस समय चिकन पॉक्स हो गया था, और जिसके कारण इनकी माता की मर गई थी, और बिंदुसार का जन्म हुआ। तो उसके बिंदु होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, बिंदुसार पड़ा था। किसका, इनके पुत्र का, सिकंदर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार पड़ा था। अब इनका बिंदुसार का जो छोटका बेटा था, ये बड़ी खतरनाक था। छोटा बेटा यूं भी कहा जाता है कि खतरनाक होता है, और इहो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। खतरनाक में कौन, अशोक सम्राट नामे से अशोक है इसका, तो क्या न करेगा, वह दुश्मन को तो शोक लेगा ना। जिसका नाम अशोक होता है वह दुश्मन को शोक लेता है। अतः अशोक का कोई शोक करने वाला नहीं होता है, इसलिए इसे अशोक कहा जाता है। और यह क्या हुआ, अशोक के बाद कोई शोक नहीं करता, इसी का नाम अशोक होता है, ठीक है।
यह शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो अशोक सम्राट जो थे इनके 99 भाई की हत्या करके राजा बने थे। तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम क्या देखते हैं अभी, तो अशोक सम्राट इतना क्रूर था कि इसको अवंती से उठा करके कश्मीरी दंगा को दबाने के लिए बिंदुसार कहा था, और जैसे वहां कहा गया पहुंचा, बिंदुसार के कहने पर वहां के शासक को यूं दबा दिया, और वह ऐसे दब गया, वहां का शासन ऐसे दब गया, दबा दिया इतना क्रूरता से कि अब दंगा करने वाला का था टॉर्च, एक तरह से जैसे योगी जी टॉर्च ऑपरेशन चलाते हैं ना, उसी तरह से वह टॉर्च लेकर के दंगाइयों को खोज खोज करके, और उसके घर में, गली में, वन में, जहाँ भी है, खोज खोज करके अब मार दिया, खोज खोज करके मार दिए थे, और एक भी दंगाई बचा नहीं। ठीक है, और वैसे भी सदियों से रहा है कश्मीर दंगाइयों का अड्डा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ क्या है, कश्मीर कहिए, पाकिस्तान कहिए, मेजोरिटी में वहाँ मुसलमान है, और जहाँ मुसलमान होता है वहाँ दंगा कोई बड़ी बात नहीं होती है। दंगा हमेशा कहाँ होता है, जहाँ मुसलमान होता है। अब रीजन कहिएगा ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी ज्ञान की कमी होगी तहाँ लोग विवाद ज़्यादा करेंगे। विवाद वहीं पर कम होता है जहाँ पर लोग इग्नोर करके चलते हैं। इग्नोर का मतलब होता है कि मोटा मोटी बात को समाप्त करके चलते हैं, और थोड़ी सी बात के लिए जो विवाद खड़ा कर दे वहाँ पर दंगा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए अशोक सम्राट के शासनकाल से ही, उससे भी पहले से, तक्षशिला आज से नहीं सदियों से है, और तक्षशिला में अंबिक हुआ, सिकंदर आया, चाहे पोरस हुआ, हमेशा से अशांत जगह रहा है उस समय से। ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500-3000 साल पहले की बात है, उस समय भी वह क्या था, तो उस समय भी यानी 2500-2600 साल पहले भी वहाँ दंगा हुए थे, और आज भी दंगा वहाँ हो रहे हैं, और दंगा पता नहीं कब होंगे, ख़त्म होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य दिनों में भी वहाँ दंगा का रेशियो कमेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कोई चलाता रहा पत्थर, हटा कहीं से 370। ठीक है, ये कहने के बात है, और ये वास्तविक बात है कि पत्थर की मार और लाठी की मार से सबसे बड़ी मार कलम की मार होती है। अंग्रेज ने आया था कलम से मारने, और कलम से ऐसा मार के गया कि हम लोग की मानसिकता को बदल दिया, और कहता है तुम हथियार से हमें मार रहे हो और हम तुम्हें ज्ञान से मारेंगे, और ज्ञान से पूरे भारत को मिला करके, पूरे भारत को नौकर बना के 350 साल तक शासन किया, और जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया के इतने पंखे नोचे, इतने पंखा नोचा कि अब चिड़िया उड़ने लायक भी यह भारत का चिड़िया नहीं रहा, और भारत के सारे चिड़िया को लूट करके, या सोने की चिड़िया को एक एक पंखा नोट करके ले गया, और इनके शरीर में केवल यहाँ सोना के नाम पर खाल रह गया। सोने की चिड़िया की जगह पंख तो चली गई, अब केवल खाल रह गया। खाल के रूप में हम इंसान रह गए। भारत में आज अगर कुछ है तो क्या है, केवल मानव है, और मानव में अगर है तो क्या है, बेरोजगार है। ठीक, क्योंकि दुनिया को अगर लेबर की ज़रूरत होगा तो लेबर भारत का होगा। दुनिया में तमाम काम के लिए जाने जाते हैं भारत, लेबर हर सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ, तो हमारे भारत में उपलब्ध है। भारत में बेरोजगारी, जनसंख्या, ये तीनों चरमोत्कर्ष पर है, और इसका देन हम भारतीय खुद हैं। खैर आगे आते हैं, तो ये क्या है, कश्मीरी दंगा के बारे में। ठीक है, कश्मीरी दंगा में चंद्रगुप्त यानी अशोक सम्राट गया, और यूं ही दबा करके, क्रूरता के साथ दबा दिया था, और लौट करके कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे। भारत आए यानी कहा, संदेश भेजवा दिया अपने पिता के पास। क्या पिता के पास संदेश भेजवाए, कहा कि आप जाइए और ये क्या कीजिए, जश्न मनाइए, यहाँ का दंगा समाप्त हो गया। ठीक है, छोटा बेटा अशोक सम्राट जो अवंती के सम्राट था, अशोक ने इसका नेतृत्व शिला को क्रूरता के साथ दबा दिया था। अब बिंबिसार को देखिए, बिंबिसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, आजीवक संप्रदाय को बिंबिसार मानते थे। इसे शत्रु विनाशक कहा जाता था, बिंबिसार को शत्रु का विनाशक कहा जाता था। इनका अंत क्या है, तो इनका नाम भद्रसार कहा गया, इनका भद्रसार नाम पड़ा था। जो शत्रु को विनाश करता है यानी भद्र, शत्रु के विनाशक को भद्र रूप कहा जाता है। ठीक है, वह भद्र का रूप धारण किया था, इसलिए भद्र रूपक कहा जाता था। यह जैन धर्म में इसे सिंह सेन, जैन धर्म में
इसका नाम दिया था सिंहसेन कहा गया था। ठीक है, अपने शासन में इन्होंने क्या किया था, अपने शासन के क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं बल्कि सफलतापूर्वक रहा। इसका शासन विस्तार तो नहीं हुआ लेकिन शासन एकदम सफल शासन किया था, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत बड़ा ही था लेकिन उसे संभालना भी एक बड़ी बात होती है, और यह उस क्षेत्र को बड़ी बात होती है जिसे यह अच्छे से संभाले थे, संचालन किया। इसके इतिहास में इसके पिता का पुत्र या पुत्र का पिता नाम दिया था। ठीक है, इसके उपमा दिया था। और इस वंश का अगला शासक अशोक हुआ था, जो कि 99 भाइयों को हत्या करके राजा बना था। क्योंकि ये किसी गुप्तचर के द्वारा कहा गया कि तुम्हारी माता को तुम्हारे भाइयों ने हत्या कर दिया। वह आया गुस्से में आग बगुला होते हुए, आओ देखा न ताओ और 99 भाई को फिनिश कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, ऐसा कोई पहली बार हुआ कि 99 भाई को मार करके राजा बना था। कौन? यही अशोक सम्राट थे, जिसको अशोक सम्राट कहा जाता है। राजाओं के राजा जो होता है उसे महाराजा कहते हैं, और उस समय महाराजा और महाराजाओं में एक महाराजा थे, ये अशोक सम्राट थे, सम्राटों के सम्राट थे। तो आज हमने बात किया कौन, मौर्य वंश के द्वितीय शासक बिंदुसार के बारे में। अब अगले क्लास में हम एक अगले शासक को लेके आएंगे जिसका नाम होगा चंद अशोक। और अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का शासन, क्रूरता, प्रेमता, शालीनता, बौद्ध और संगीत, ये सारे पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ज़रूर देखा कीजिए। एक बार इसे लिख लिया कीजिए कॉपी में नोट्स बना करके, और लिखने के बाद इसे देख लीजिए। आपको हद तक इंटर एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर ऑनर्स पेपर में आ जाए भी तो मेजर पेपर में जरूर आएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इतिहास पढ़े और मौर्य वंश न आए, ऐसा हुआ नहीं है। इतिहास में मौर्य वंश का सबसे बड़ी भूमिका रहा है। ठीक है, और मौर्य वंश से क्वेश्चन न पूछे इतिहास में तो पहली बार देखने को ऐसा मिलेगा, क्योंकि मौर्य वंश सबसे चंद मौर्य है, सरमोर है, इतिहास का मोर है। मौर्य वंश ही इतिहास का मोर है। ठीक है, इसलिए मौर्य वंश का आप जरूरी से पढ़ा कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद,